आज के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। पोस्ट ऑफिस गाइड के दो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं। आज करेंगे रजिस्ट्रेशन के बारे में और दूसरा करेंगे इंश्योरेंस के बारे में। विदेशी डाक वस्तुओं के लिए रजिस्ट्रेशन किस तरह से की जाएगी, क्या शर्तें रहेंगी और किस तरह से उनका बीमा किया जाएगा, उसके लिए क्या शर्तें रहेंगी, आज की वीडियो में वो सारी चीज़ों को हम कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे रजिस्ट्रेशन के बारे में, पंजीकरण के बारे में। रूल नंबर 65 है जर्नल के बारे में सामान्य। All letter post items including items for air transmission can be sent as registered items। तो जितनी भी पत्र डाक वस्तुएं हैं, क्या तो फॉरेन पोस्ट में जब भी लेटर पोस्ट आइटम्स की बात आएगी उसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल होंगी, उसमें लेटर्स आ जाएंगे, पोस्ट कार्ड आ जाएंगे, एरोग्राम इसमें शामिल होंगे, स्मॉल पैकेट हैं, प्रिंटेड पेपर्स हैं, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर्स हैं, लिटरेचर फॉर दी ब्लाइंड, ये सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी, लेटर पोस्ट आइटम में आ जाएंगी। तो ये जितनी भी लेटर पोस्ट आइटम्स हैं इन सभी की आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, पंजीकरण कर सकते हैं। और इसके साथ जितनी भी डाक वस्तुओं के लिए आप हवाई प्रसारण चाहते हैं उन वस्तुओं के लिए भी पंजीकरण किया जा सकता है। In addition, each bulk bag mentioned in clause number 43 can also be registered as a whole if addressed to countries admitting registered articles in bulk bags। इसके बाद हमने जैसे bulk bag के बारे में किया था, तो bulk bag की भी रजिस्ट्रेशन की जा सकती है। तो bulk bag जो है इसके लिए दो ही ऑप्शंस आपके पास रहती हैं, या आप इसकी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं या बिना रजिस्ट्रेशन के इसको भेज सकते हैं। तो bulk bag रजिस्टर्ड हो सकता है या फिर अनरजिस्टर्ड हो सकता है, कोई और इसके लिए सेवा का उपयोग आप नहीं कर सकते हैं। जैसे इसमें आप वैल्यूपेबल आर्टिकल के लिए या फिर दूसरा किसी भी तरह से आप इसको नहीं भेज सकते हैं, केवल रजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड। जैसे स्पीड पोस्ट के माध्यम से आप नहीं भेज पाएंगे। तो रजिस्ट्रेशन में क्या आएगा, आपके पास जितनी भी पत्र डाक वस्तुएं होती हैं, साथ में वो सभी डाक वस्तुएं जिनका आप हवाई प्रसारण करते हैं उनके लिए आप पंजीकरण करवा सकते हैं, और साथ में बल्क बैग के लिए भी पंजीकरण किया जा सकता है। आगे चलते हैं। कोई भी रजिस्टर्ड आर्टिकल रहेगा उसके ऊपर पोस्टेज चार्जेस या डाक शुल्क किस तरह से लगेंगे। रजिस्टर्ड आर्टिकल्स इन एडिशन टू पोस्टेज सब्जेक्ट टू ए स्पेशल रजिस्ट्रेशन फीस। तो कोई भी पंजीकृत डाक वस्तु रहेगी उसके लिए आपको पोस्टेज चार्जेस तो देने पड़ेंगे। डाक शुल्क जो भी होगा उस डाक वस्तु के प्रसारण के लिए, उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसा है, किस मार्ग से उसको भेजा जा रहा है, साथ में उसका वजन क्या है या उसकी श्रेणी क्या है, उन सभी को ध्यान में रखते हुए जो भी पोस्टेज चार्जेस बनेंगे वो उसके ऊपर लिए जाएंगे। उसके बाद स्पेशल रजिस्ट्रेशन फीस इसके लिए आपको देनी पड़ेगी। विशेष पंजीकरण शुल्क का भुगतान आपको करना पड़ेगा अगर आप उस डाक वस्तु का पंजीकरण करवाना चाहते हैं। रजिस्ट्रेशन फीस, बेसिक रजिस्ट्रेशन पोस्टेज फीस एंड ऑल अदर चार्जेस सच एज एयर सरचार्ज फीस फॉर एक्नॉलेजमेंट एक्स्ट्रा शुड बी फुली प्रिपेयर्ड। तो किसी भी पंजीकृत डाक वस्तु के लिए जो पंजीकरण शुल्क रहेगा उसके ऊपर जो बेसिक पोस्टेज फीस होगी, यानी कि उसको कैसे आप पोस्ट कर रहे हैं, मोड ऑफ ट्रांसमिशन के अनुसार, उसके वजन के अनुसार और उसकी कैटेगरी के अनुसार जो भी चार्जेस बनेंगे वो बेसिक पोस्टेज फीस में आ जाएंगे। और बाकी भी जितने सारे चार्जेस होंगे उन सभी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पूर्व भुगतान करना पड़ेगा। जैसे आपके एयर सरचार्जेस हो जाएंगे, हवाई अधिभार या फिर पावती के लिए शुल्क, ये सारे चार्जेस का आपको पूर्व भुगतान करना पड़ेगा। अनपेड और अंडरपेड आर्टिकल्स कैन नॉट बी रजिस्टर्ड। अवैतनिक या अपर्याप्त भुगतान वाली वस्तुओं का पंजीकरण नहीं किया जाएगा। मतलब ऐसा कोई भी आर्टिकल जिसके आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं लेकिन आपने चार्जेस का पूरी तरह से पूरा भुगतान नहीं किया है, तो ऐसी कंडीशन में उस डाक वस्तु को पंजीकरण के लिए स्वीकार नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं पैकिंग के बारे में। किसी भी पंजीकृत डाक वस्तु की पैकिंग किस तरह से की जानी चाहिए। रजिस्टर्ड आर्टिकल्स शुड वेयर वर्ड्स रजिस्टर्ड और रिकमेंडेड इन बोल्ड लेटर्स ऑन टॉप ऑफ द एड्रेस साइड। पंजीकृत लेखों में पते वाली साइड के शीर्ष पर मोटे अक्षरों में पंजीकृत या रिकमेंडेड वर्ड लिखा होना चाहिए। जैसे हम इंग्लैंड पोस्ट में कभी भी पंजीकृत डाक वस्तु को भेजेंगे तो उसके ऊपर हमें क्या लिखना होता है, रजिस्टर्ड वर्ड लिखना होता है। उसी तरह से फॉरेन पोस्ट में रजिस्टर्ड या रिकमेंडेड वर्ड का यूज़ किया जाता है। दी एड्रेस शुड बी क्लियरली रिटन इन इंक। उसके बाद जो आर्टिकल के ऊपर पता लिखा जाएगा वो स्पष्ट रूप से कैसे आपने लिखना है, स्याही से लिखना होगा जिसको मिटाया ना जा सके। आइटम्स बेयरिंग एन एड्रेस रिटन इन पेंसिल और बेयरिंग एन एड्रेस कंपोज्ड ऑफ इनिशियल्स कैन नॉट बी रजिस्टर्ड। ऐसी कोई भी डाक वस्तु जिसके ऊपर पता लिखने के लिए आपने पेंसिल का उपयोग किया है, या फिर दूसरी बात वो अध्याक्षरों को संबोधित है। अध्याक्षर क्या होते हैं, कोई भी व्यक्ति जैसे हस्ताक्षर करता है उस तरह के नाम को संबोधित कोई भी डाक वस्तु पंजीकृत डाक वस्तु के रूप में स्वीकार नहीं की जाएगी। एड्रेस में भी रिटन इन कॉपिंग इंक
पेंसिल ऑन आइटम्स अदर देन ट्रांसपेरेंट पैनल एनवल्प्स, पारदर्शी पैनल वाले लिफाफों के अलावा अन्य जो भी वस्तुएं होंगी उनके ऊपर पेंसिल स्याही से कॉपी करके पता लिखा जा सकता है, लेकिन जो नॉर्मल पेंसिल होती है उसका आप यूज़ नहीं करेंगे। The article should be made up in such a manner that sufficient space is left on the address side to enable post office to affix labels and make official indications on the article itself or on the address label tied to if one is used। तो दूसरी बात बताइए कि आपने आर्टिकल को इस तरह से पैक करना है, इस तरह से उसको बनाना है कि आपके जो पते वाली साइड होगी उस आर्टिकल के ऊपर वहाँ पे पर्याप्त मात्रा में जगह बच जानी चाहिए। किस चीज़ के लिए जगह बच जानी चाहिए? ताकि डाक घर के द्वारा उस डाक वस्तु के ऊपर जो लेबल लगाए जाने हैं या फिर जो भी आधिकारिक निर्देश दिए जाने हैं उनको आसानी से किया जा सके। अगर आर्टिकल है तो आर्टिकल के ऊपर, अगर आपने साथ में एड्रेस लेबल लगाया है तो एड्रेस लेबल के ऊपर जो लेबल लगाए जाएंगे या जो भी ऑफिशियल इंडिकेशंस दी जाएंगी उनके लिए पर्याप्त जगह बच जानी चाहिए। Any adhesive tapes used to close registered items shall bear the name, mark, stamp और signature of the sender। उसके बाद पंजीकृत वस्तुओं को बंद करने के लिए उपयोग किए जाने वाले किसी भी चिपकने वाले टेप पर प्रेषक का नाम, चिन्ह, मुहर या हस्ताक्षर होने चाहिए। तो जब भी आप किसी भी पंजीकृत डाक वस्तु को बंद करने के लिए एडिसिव टेप्स का यूज़ करेंगे तो उन एडिसिव टेप्स के ऊपर क्या होना चाहिए? जो भी सेंडर रहेगा उसका नाम होगा, कोई भी मार्क है, स्टैंप और सिग्नेचर उसके होने चाहिए। तो ये आ जाएगा रजिस्टर्ड आर्टिकल्स के बारे में कि उसमें किस तरह से या कौन सी डाक वस्तुओं को आप पंजीकृत डाक वस्तुओं के रूप में भेजेंगे, पोस्टेज चार्जेस किस तरह से लिए जाएंगे, पैकिंग किस तरह से की जानी चाहिए। अब चलते हैं, पैकिंग आपने कर ली, अब उन डाक वस्तुओं को पोस्ट करने का क्या तरीका रहेगा, आप कहाँ पे या कैसे उनको पोस्ट करेंगे। Articles intended for a registration must be handed in at the counter of the post office and the sender will be given a receipt for the article। पंजीकरण के लिए इच्छित वस्तुओं को डाक घर के काउंटर पर प्रस्तुत करना होगा और प्रेषक को वस्तु के लिए रसीद दी जाएगी। तो कोई भी डाक वस्तु जिसका आप पंजीकरण करना चाहते हैं उस डाक वस्तु को आपने कहाँ पे प्रस्तुत करना है? पंजीकरण करने के लिए डाक घर के काउंटर पर प्रस्तुत करना है। और जो भी व्यक्ति उस डाक वस्तु को पोस्टिंग के लिए प्रस्तुत करेगा उसको आर्टिकल की बुकिंग के बाद उस आर्टिकल के लिए एक रसीद दी जाती है। Where registered items are closed by adhesive tapes, a date stamp shall be affixed on it। जब भी आपने पंजीकृत डाक वस्तु को बंद करने के लिए एडिसिव टेप का यूज़ किया है जिसके ऊपर प्रेषक का नाम, उसकी स्टैंप हो सकती है, उसके सिग्नेचर होंगे या मार्क कोई भी होगा, उसके ऊपर और क्या लगेगा? डेट स्टैंप पोस्ट ऑफिस के द्वारा लगाई जाएगी। आगे चलते हैं, आगे आपके पास एडवाइस ऑफ डिलीवरी के बारे में, वितरण की सूचना के बारे में। तो जैसे इंग्लैंड पोस्ट में एक्नोलेजमेंट होती है, जब भी आप कोई पंजीकृत डाक वस्तु भेजते हैं तो उसके साथ आप एक्नोलेजमेंट भेज सकते हैं। उसी तरह से फॉरेन पोस्ट में अगर आपको आपकी डाक वस्तु के वितरण के संबंध में सूचना चाहिए तो ऐसी कंडीशन में आप उस डाक वस्तु के साथ एडवाइस ऑफ डिलीवरी लगाएंगे। मतलब इंग्लैंड पोस्ट में एक्नोलेजमेंट कहा जाता है और फॉरेन पोस्ट की बात करें तो एडवाइस ऑफ डिलीवरी उसे कहा जाएगा, वितरण की सूचना उसे कहा जाएगा। द सेंडर ऑफ अ रजिस्टर्ड आर्टिकल मे ऑब्टेन एन एडवाइस ऑफ डिलीवरी similar to the acknowledgement in the inland post for a registered article by paying the requisite additional fees and attaching a form of advice of delivery filled in Roman characters। तो जो भी प्रेषक रहेगा पंजीकृत डाक वस्तु का वो अपनी पंजीकृत डाक वस्तु के वितरण के संबंध में एडवाइस ऑफ डिलीवरी, वितरण की सूचना प्राप्त कर सकता है। और इसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा? आवश्यक जो भी अतिरिक्त शुल्क होगा उसका भुगतान करना पड़ेगा। साथ में उस पंजीकृत वस्तु के क्या होगा? एडवाइस ऑफ डिलीवरी का फॉर्म चिपकाया जाएगा। और ये एडवाइस ऑफ डिलीवरी का जो फॉर्म रहेगा रोमन कैरेक्टर्स में भरा हुआ होना चाहिए, रोमन अक्षरों में इसे भरा जाना चाहिए। तो एक पंजीकृत वस्तु का प्रेषक जो क्या चाहता है, अपनी डाक वस्तु के वितरण के संबंध में सूचना चाहता है, वो इसके लिए अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करेगा और साथ में उस पंजीकृत वस्तु के साथ एडवाइस ऑफ डिलीवरी का जो भी फॉर्म रहेगा उसको संलग्न करके भेजेगा। फिर उसको अब उसके वितरण की सूचना दे दी जाएगी। और जैसे इंग्लैंड पोस्ट में अंतर्देशीय डाक में एक्नोलेजमेंट उसे कहा जाता है, फॉरेन पोस्ट में उसे एडवाइस ऑफ डिलीवरी कहा जाता है। The indication of the sender's name and address in Roman characters on article is obligatory in such case। और ऐसे मामलों में जैसे आप आर्टिकल के साथ क्या भेज रहे हैं, एडवाइस ऑफ डिलीवरी भेज रहे हैं, तो ऐसे मामलों में लेखों पर रोमन अक्षरों में प्रेषक का नाम और पता अंकित करना ऑब्लिगेटरी हो जाता है, अनिवार्य हो जाता है। द इंडिकेशन एविस डी रिसेप्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एविस डी रिसेप्शन का यूज़ किसके लिए किया जाता है? एडवाइस ऑफ डिलीवरी। तो जब भी एडवाइस ऑफ डिलीवरी आपने किसी भी आर्टिकल के साथ लगा के भेजनी है तो उसके लिए आपको उस आर्टिकल के ऊपर निर्देश देना होगा
निर्देश देने के लिए कौन से निर्देश का इंडिकेशन का उपयोग किया जाएगा, एविस डी रिसेप्शन का यूज किया जाता है, जिसका मतलब होगा एडवाइस ऑफ डिलीवरी। और स्टैंप इंप्रेशन AR शुड बी मेड इन बोल्ड लेटर्स ऑन द एड्रेस साइड नेक्स्ट टू और बिलो द वर्ड रजिस्टर्ड। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जब भी आप रजिस्टर्ड आर्टिकल के साथ एडवाइस ऑफ डिलीवरी भेजेंगे तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, आर्टिकल के एड्रेस साइड में जहां पे आपने रजिस्टर्ड वर्ड लिखा है उसके आगे या उसके नीचे क्या संकेत देना होगा, एडवाइस ऑफ डिलीवरी संकेत आपको देना होगा, जिसका मतलब रहेगा एडवाइस ऑफ डिलीवरी। तो ये संकेत एविस रिसेप्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। या फिर आप मोहर की छाप के माध्यम से AR शब्द भी उसके ऊपर लिख सकते हैं, जिसका मतलब भी एविस रिसेप्शन हो जाएगा। तो ये आ जाएगा, आपने कभी भी किसी पंजीकृत डाक वस्तु के साथ एडवाइस ऑफ डिलीवरी भेजी है तो उसके उस डाक वस्तु के ऊपर जो रजिस्टर्ड या रिकमेंडेड वर्ड लिखा जाएगा उस शब्द के आगे या उसके नीचे एविस रिसेप्शन भी इंडिकेशन देनी चाहिए। In the case of standardized items in envelopes, however, the indication avis reception or the stamp impression shall be positioned in the top left hand corner beneath the sender's address। दूसरी चीज़ बोली गई स्टैंडर्डाइज्ड आइटम, जो मानकीकृत वस्तुएं होती हैं, जब उनको किसी एनवलप में डाल के भेजा जाएगा तो उन डाक वस्तुओं के संबंध में एविस रिसेप्शन या AR वाली ये जो मोहर होगी ये कहाँ पे दी जा सकती है, तो इस वाले कोने में प्रेषक का नाम और पता लिखा जाएगा, उस नाम और पते के नीचे एविस रिसेप्शन संकेत दिया जा सकता है, या फिर वो स्टैंप इंप्रेशन लगाई जा सकती है जिसके ऊपर AR वर्ड होना चाहिए, तो इसके नीचे आ जाएगा। और बाकी नॉर्मल के मामले में जो रजिस्टर्ड वर्ड यहाँ पे टॉप पर लिखा जाएगा और उस रजिस्टर्ड वर्ड के आगे या रिकमेंडेड वर्ड के आगे एविस रिसेप्शन या स्टैंप इंप्रेशन लगाई जाएगी जिसके ऊपर AR वर्ड रहेंगे, या फिर इस रजिस्टर्ड या रिकमेंडेड वर्ड के नीचे भी ये संकेत दिए जा सकते हैं। In calculating the postage on an advice of delivery item, including where applicable calculation of the air surcharge, the weight of the advice of delivery form shall be taken into account। वितरण की सूचना वाली वस्तुओं पर डाक शुल्क की गणना के लिए हवाई अधिभार की गणना में जहां पर भी उचित होगा वितरण की सूचना प्रपत्र के वजन को भी ध्यान में रखा जाएगा। अब मान लीजिए आपने फॉरेन कंट्री के लिए एक पंजीकृत डाक वस्तु भेजी और उस पंजीकृत डाक वस्तु के साथ आपने एडवाइस ऑफ डिलीवरी भी भेजी है, तो जब उस डाक वस्तु के ऊपर पोस्टेज चार्जेस की कैलकुलेशन की जाएगी तो उस एडवाइस ऑफ डिलीवरी का जो फॉर्म रहेगा उस फॉर्म के वजन को भी ध्यान में रखा जाएगा। और अगर आप उस डाक वस्तु को बाय एयर भेजना चाहते हैं, हवाई मार्ग के माध्यम से भेजना चाहते हैं, तो एयर सरचार्जेस या हवाई अधिभार की कैलकुलेशन या गणना के लिए भी उस एक्नॉलेजमेंट या उस एडवाइस ऑफ डिलीवरी के फॉर्म को ध्यान में रखा जाएगा, उसका वजन भी साथ में गिना जाएगा, कैलकुलेट किया जाएगा। The advice of delivery charge shall be represented on the item with the other charges। और वितरण की सूचना के लिए जो भी शुल्क बनेगा उसको वस्तु पर अन्य शुल्कों के साथ प्रदर्शित किया जाएगा, यानी कि कोई भी डाक वस्तु भेजी जाएगी उसको भेजने के लिए जो भी चार्जेस बनते हैं उन चार्जेस को रिप्रेजेंट किया जाएगा आर्टिकल के ऊपर, और साथ में अगर आपने एडवाइस ऑफ डिलीवरी भेजी है तो उस एडवाइस ऑफ डिलीवरी के चार्जेस को भी साथ में ही रिप्रेजेंट किया जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं वितरण के बारे में। द डिलीवरी ऑफ रजिस्टर्ड आर्टिकल एंड द एग्जैक्ट मैनर इन विच द एडवाइस ऑफ डिलीवरी फॉर्म इज कंप्लीटेड इन द ऑफिस ऑफ डेस्टिनेशन डिपेंड्स अपॉन द इंटरनल रेगुलेशंस ऑफ द कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन। पंजीकृत वस्तु का वितरण किस तरह से किया जाएगा। अब भारत से मान लीजिए आपने एक रजिस्टर्ड आर्टिकल भेजा है, तो फॉरेन कंट्री के लिए जहाँ के लिए भी भेजा है वहाँ पर उसका वितरण कैसे किया जाएगा, तो जिस भी देश के लिए उसको भेजा गया है उस देश के जो भी कानून होंगे या जो भी नियम होंगे उनके अनुसार ही उस डाक वस्तु का वितरण किया जाएगा। उसके बाद उसके साथ अगर आपने क्या भेजा, एडवाइस ऑफ डिलीवरी फॉर्म भेजा है, वितरण की सूचना वाला प्रपत्र भी भेजा है, तो उसको ऑफिस ऑफ डेस्टिनेशन में गंतव्य के देश में वापस क्या किया जाएगा, पूरा किया जाएगा। पूरा करने के बाद प्रेषकों से भेजा जाएगा, तो उसको कैसे पूरा किया जाएगा, क्या किस तरीके से पूरा किया जाएगा, ये भी किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा। जो गंतव्य देश है, जो डेस्टिनेशन कंट्री है, उसके आंतरिक जो भी नियम है उसके ऊपर ये चीज़ डिपेंड करेगी। तो किसी भी पंजीकृत डाक वस्तु को जिसका वितरण विदेश में किया जाना है, तो विदेश या जिस डेस्टिनेशन कंट्री के लिए गंतव्य देश के लिए उसे भेजा गया है उसके आंतरिक कानूनों के अनुसार ही उस डाक वस्तु का वितरण किया जाएगा। और साथ में अगर आपने एडवाइस ऑफ डिलीवरी भी भेजी है तो एडवाइस ऑफ डिलीवरी फॉर्म को भी उसी तरीके से भरा जाएगा। किस तरीके से, जैसा कि कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन के रेगुलेशंस होंगे या नियम विनियम होंगे।
इनवार्ड फॉरेन रजिस्टर्ड आर्टिकल्स आर डिलीवर्ड लाइक इनलैंड रजिस्टर्ड आर्टिकल्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब फॉरेन कंट्री से अगर कोई भी रजिस्टर्ड आर्टिकल भारत में वितरित होने के लिए आएगा तो उसका वितरण भारत में कैसे किया जाएगा? जैसे इनलैंड रजिस्टर्ड आर्टिकल्स का किया जाता है, अंतर्देशीय पंजीकृत लेखों का किया जाता है, उसी तरह से विदेशों से आने वाले पंजीकृत लेखों का वितरण भारत में किया जाएगा। आफ्टर कलेक्शन ऑफ ड्यूज इफ एनी, अगर उसके ऊपर कोई भी चार्जेस अभी पोस्ट ऑफिस को रिकवर करने हैं तो उन चार्जेस को रिकवर किया जाएगा। जैसे कोई भी कस्टम ड्यूटी चार्जेस हैं, कस्टम क्लियरेंस फीस है, या फिर अदर कोई भी पोस्टेज चार्जेस हैं, उन सभी चार्जेस को रिकवर करने के बाद कोई भी आवक विदेशी पंजीकृत लेख का वितरण भारत में जैसे अंतर्देशीय पंजीकृत लेख होते हैं उसी तरह से किया जाएगा। तो भारत से जब भी कोई फॉरेन कंट्री में पंजीकृत डाक वस्तु वितरित करने के लिए भेजी जाएगी तो उस देश के जो भी आंतरिक कानून होंगे उन्हीं के अनुसार उसका वितरण किया जाएगा। और डेस्टिनेशन कार्यालय में उसके ऊपर जो आपने एक्नॉलेजमेंट भेजी है या एडवाइस ऑफ डिलीवरी फॉर्म भेजा है उसको वैसे ही कंप्लीट किया जाएगा जैसे कि डेस्टिनेशन कंट्री या गंतव्य देश के रेगुलेशंस होंगे, आंतरिक नियम होंगे। अब यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, ये मान लीजिए भारत है, ये फॉरेन कंट्री है। भारत से आपने एक पंजीकृत डाक वस्तु भेजी इस देश के लिए जिसका वितरण यहाँ पे किया जाना है। अब इस देश में उस पंजीकृत वस्तु का वितरण कैसे किया जाएगा वो कौन निर्धारित करेगा? इस देश के जो भी इंटरनल रेगुलेशंस होंगे, आंतरिक नियम होंगे वो करेगा। दूसरी बात, अगर आपने एडवाइस ऑफ डिलीवरी फॉर्म भी इसके साथ भेजा है, क्योंकि एडवाइस ऑफ डिलीवरी फॉर्म ऑफिस ऑफ डेस्टिनेशन में जाके भी पूरा किया जाता है, कुछ चीज़ें जो है वहीं पे भरी जाएंगी, तो किस तरह से उसको भरा जाएगा ये भी उसी डेस्टिनेशन कंट्री के जो इंटरनल रेगुलेशंस होंगे उसके ऊपर डिपेंड रहेगा। फिर ये उसको भरने के बाद उस एडवाइस ऑफ डिलीवरी प्रपत्र को वापस भेजेगा ताकि भारत में जो पंजीकृत वस्तु का प्रेषक है उसको उनका वापस वितरण किया जा सके। और जो भी फॉरेन कंट्री से भारत में वितरित होने के लिए पंजीकृत वस्तुएं आएंगी उनके ऊपर अगर कोई भी ड्यू चार्जेस हैं जैसे कस्टम ड्यूटी, कस्टम क्लियरेंस फीस या अन्य कोई भी पोस्टेज चार्जेस हैं उनको रिकवर किए जाने के बाद उस डाक वस्तु का वितरण अंतर्देशीय पंजीकृत लेखों की तरह किया जाएगा। लाइबिलिटी ऑफ पोस्ट ऑफिस की बात करें तो जब भी कोई रजिस्टर्ड आर्टिकल भेजा जाता है उसके संबंध में डाकघर की क्या जिम्मेदारी रहती है? पोस्ट ऑफिस इज लायबल ओनली फॉर द लॉस ऑफ रजिस्टर्ड आर्टिकल। डाकघर केवल पंजीकृत लेखों के नुकसान के लिए जिम्मेदार होता है। तो इसमें क्या क्या आ जाएंगे आपके पास? कंपनसेशन, अगर कोई भी पंजीकृत डाक वस्तु को नुकसान हो जाएगा तो उसके लिए आपको मुआवजा दिया जाता है। क्या मुआवजा दिया जाता है? फॉर लॉस और टोटल थेफ्ट और डैमेज ऑफ इंटरनेशनल रजिस्टर्ड आर्टिकल्स, अंतर्राष्ट्रीय पंजीकृत लेख के लॉस के लिए, नुकसान के लिए, अगर वो पूरी तरह से चोरी हो जाता है या फिर उसको कोई नुकसान हो जाता है तो 30 SDR आपको दिए जाएंगे। 30 SDR, SDR की फुल फॉर्म होती है स्पेशल ड्राइंग राइट। फॉर लॉस, टोटल थेफ्ट और डैमेज ऑफ इंटरनेशनल मेल बैग, अब इंटरनेशनल मेल बैग है, अंतर्राष्ट्रीय मेल बैग है, उसको कोई नुकसान हो जाता है या वो चोरी हो जाता है या उसको कोई भी नुकसान हो जाएगा तो 150 SDR, 150 SDR उसके लिए मुआवजे के रूप में आपको दिए जाएंगे। नो इंडेमनिटी इज पेएबल फॉर द लॉस ऑफ और डैमेज टू द कंटेंट्स ऑफ रजिस्टर्ड आर्टिकल्स और रजिस्टर्ड बल्क बैग। पंजीकृत वस्तुओं या पंजीकृत थोक बैग की सामग्री के नुकसान या क्षति के लिए आपको कोई भी क्षतिपूर्ति नहीं दी जाएगी। यहाँ पे क्या होता है, अगर आपका आर्टिकल कोई नुकसान हो जाता है, आपने जो रजिस्टर्ड आर्टिकल भेजा है उसको कोई लॉस हो जाता है, वो चोरी हो जाता है या उसको कोई नुकसान पहुंचेगा, तभी आपको उसके लिए मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन इन आर्टिकल्स के अंदर, यस मेल बैग के अंदर आपने जो सामग्री भेजी है उसको कोई नुकसान होगा, उसकी चोरी हो जाएगी या उसको कोई क्षति होगी, उसके लिए आपको कोई भी मुआवजा नहीं दिया जाएगा। नो इंडेमनिटी इज पेएबल फॉर द लॉस ऑफ और डैमेज टू द कंटेंट्स ऑफ रजिस्टर्ड आर्टिकल्स और रजिस्टर्ड बल्क बैग। तो इसके अंदर की सामग्री के लिए आपको मुआवजा नहीं दिया जाता है। अगर आपका आर्टिकल बाहर से उसको कोई नुकसान हो जाता है या वो चोरी हो जाता है, उसी कंडीशन में आपको मुआवजा मिलेगा। The responsibility of the post office ceases when the article is delivered according to the conditions prescribed for similar article in the country of destination or when delivered on the production of an international postal identity card where applicable। अब डाकघर की जिम्मेदारी किन कंडीशंस में नहीं रहेगी? अगर किसी भी डाक वस्तु का वितरण जिस देश के लिए आपने वो डाक वस्तु भेजी है उस देश में उस श्रेणी की डाक वस्तुओं को वितरित करने का जो भी तरीका है उस तरीके के अनुसार उसका वितरण कर दिया, तो उसके बाद डाकघर
घर की इसके लिए कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी। या फिर उस डाक वस्तु का वितरण कैसे किया जाता है, इंटरनेशनल पोस्टल आइडेंटिटी कार्ड की प्रोडक्शन के ऊपर या उसके प्रस्तुत किए जाने के बाद किया जाता है, तब भी डाक घर की जिम्मेदारी नहीं होती है, डाक घर की जिम्मेदारी फिर वहां पे खत्म हो जाती है। तो डाक घर की जिम्मेदारी कब खत्म हो जाएगी, जब वस्तु गंतव्य देश में समान वस्तुओं के लिए, जैसे आपने लेटर भेजा है, ठीक है, पत्र भेजा है, अब गंतव्य देश में पत्र को वितरित करने के लिए जो भी निर्धारित तरीका है या जो भी उनके लिए निर्धारित शर्तें हैं, उसके अनुसार जब उस लेटर का वितरण कर दिया जाएगा तो डाक घर की इसके बारे में कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी। या फिर उस पत्र का वितरण अंतर्देशीय डाक पहचान पत्र के उत्पादन पर किया जाता है, तब भी डाक घर की कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी। No liability is also accepted for the loss of registered articles in following cases। निम्नलिखित मामलों में पंजीकृत वस्तुओं के नुकसान के लिए भी कोई देयता स्वीकार नहीं की जाएगी। एक तो यहाँ पे बता दिया कि डाकघर की जिम्मेदारी कहाँ पे खत्म हो जाएगी, दूसरा यहाँ पे बताया गया और किन मामलों में डाकघर की कोई भी जिम्मेदारी नहीं रहती है पंजीकृत डाक वस्तुओं के नुकसान के लिए। सबसे पहले इन सर्कमस्टांसिस बियॉन्ड कंट्रोल, अगर स्थिति जो है वो नियंत्रण से परे है तो वहां पे ये ध्यान रखना, फोर्स मेजर का क्या मतलब होता है, बियॉन्ड कंट्रोल, जो नियंत्रण से परे है उसको कहेंगे फोर्स मेजर। क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है कि फोर्स मेजर अगर किसी भी डाक वस्तु के संबंध में बोलना चाहता है तो उसका मतलब हो जाएगा वो कंट्रोल से या नियंत्रण से परे है। तो अगर नियंत्रण से परे परिस्थितियां बन जाती हैं तो ऐसी कंडीशन में उसके लिए डाकघर की या उस पंजीकृत वस्तु के लिए पोस्ट ऑफिस की कोई जिम्मेदारी नहीं रहती है। When the disposal of the article cannot be traced due to the destruction of records in circumstances beyond control unless liability is proved by other means। जब नियंत्रण से परिस्थितियों में अभिलेख के नष्ट हो जाने के कारण लेख के निपटान का पता नहीं लगाया जा सकता है जब तक कि अन्य तरीके से देयता साबित ना हो जाए। अब मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है वो क्या बोल रहा है कि मेरा आर्टिकल जो है उसको नुकसान हुआ है या वो गुम हो गया है या उसका निपटान जो है वो सही तरीके से नहीं किया गया या कैसे किया गया। अब वहां पे क्या हो गया, जो भी उस आर्टिकल के संबंध में रिकॉर्ड थे वो नष्ट हो चुके हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी उसके लिए डाकघर की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। लेकिन अगर सेंडर किसी अन्य तरीके से ये प्रूव कर देता है कि उस आर्टिकल को नुकसान हुआ है तो ऐसी कंडीशन में डाकघर की जिम्मेदारी बनेगी। लेकिन अगर उस डाक वस्तु का निपटान आप ट्रेस नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसके संबंध में जो भी रिकॉर्ड थे वो तो नष्ट हो चुके हैं, तो ऐसी कंडीशन में डाकघर की उसके लिए कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी। इफ द आइटम कंटेन्ड एनीथिंग विच इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम ट्रांसमिशन बाय इनलैंड, उसके बाद आपने उस डाक वस्तु में कुछ भी ऐसा भेजा था जिसका अंतर्देशीय डाक द्वारा प्रसारण निषिद्ध था और द आर्टिकल इज कन्फिस्केटेड और डिस्ट्रॉयड बाय कंपिटेंट अथॉरिटी बिकॉज ऑफ द कंटेंट्स, या फिर उस डाक वस्तु के अंदर जो भी आपने सामग्री भेजी थी उसकी वजह से उस डाक वस्तु को जब्त कर लिया गया हो या सक्षम प्राधिकारी के द्वारा नष्ट कर दिया हो क्योंकि उसकी सामग्री जो है वो प्रोहिबिट थी, आपने डाक के माध्यम से नहीं भेजनी थी लेकिन आपने भेज दिया। तो ऐसी कंडीशन में भी उस डाक वस्तु के लिए डाकघर की जिम्मेदारी नहीं रहेगी। When the sender has not made an inquiry within a period of 1 year, जहां पर प्रेषक डाक वस्तु के संबंध में 1 वर्ष की अवधि के भीतर पूछताछ नहीं करता है, इंक्वायरी नहीं करता है, उसके बाद भी उस डाक वस्तु के बारे में उस डाकघर की कोई भी जिम्मेदारी नहीं रहेगी। तो ये सारी कंडीशंस में डाकघर की कोई भी जिम्मेदारी नहीं रहती है। अगर आपका पंजीकृत जो लेख है उसको कोई नुकसान हो जाता है, पोस्ट ऑफिस कोई भी जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करेगा। No liability is also accepted for the articles confiscated under the legislation of the country of destination। गंतव्य देश के कानून के तहत जब्त किए गए लेखों के लिए भी डाकघर की कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी। अब मान लीजिए आपने एक आर्टिकल भेजा, भारत में उसको भेजने की अनुमति है या उसके प्रसारण की अनुमति है, लेकिन फॉरेन कंट्री में उस तरह की डाक वस्तु या उस डाक वस्तु में जो सामग्री भेजी गई है उसके प्रसारण की अनुमति नहीं है, तो क्या हो जाएगा, भारत से उस डाक वस्तु को भेजा गया, फॉरेन कंट्री में उसको कन्फिस्केट कर लिया, उसको जब्त कर लिया, तो ऐसी कंडीशन में क्योंकि उस डेस्टिनेशन कंट्री में उस डाक वस्तु का या उस डाक वस्तु के अंदर जो सामग्री है उसका प्रसारण निषिद्ध है, तो कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन या गंतव्य के देश के अनुसार उसके जो भी कानून है उनके माध्यम से या उनके अनुसार किसी भी डाक वस्तु को जब्त कर लिया जाता है तो भारतीय डाकघर की यहाँ पे कोई जिम्मेदारी नहीं बनेगी। पोस्ट ऑफिस एक्सेप्ट नो रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द कस्टम डिक्लेरेशन और द डिसीजन ऑफ द कस्टम डिपार्टमेंट और कंपिटेंट अथॉरिटी। उसके बाद अब देखो फॉरेन कंट्रीज के लिए जब भी डाक वस्तु भेजे जाते हैं बहुत सारी फॉर्मेलिटीज उसके संबंध में की जाती है, तो उन डाक वस्तुओं को क्या होता है, सीमा शुल्क अगर उन्हें ऊपर लगना है तो कस्टम डिपार्टमेंट को उन्हें भेजा जाएगा।
तो कस्टम डिक्लेरेशंस सीमा शुल्क घोषणाओं के लिए या फिर जो भी कस्टम डिपार्टमेंट है उसके कोई भी निर्णय है या कोई भी सक्षम प्राधिकारी है उसके निर्णय है, इन सब चीज़ों के लिए, क्योंकि वो आगे अगर इनको ऑथराइज करेंगे या अगर अधिकृत करेंगे तभी इन डाक वस्तुओं को आगे भेजा जाएगा, प्रसारित किया जाएगा। अगर वो नहीं करते हैं तो ऐसी कंडीशन में नहीं भेजा जाएगा। तो इस चीज़ के लिए भी डाकघर की कोई भी जिम्मेदारी नहीं रहती है कि आपके जो भी सीमा शुल्क घोषणाएं हैं या सीमा शुल्क विभाग या अन्य कोई भी सक्षम प्राधिकारी है उसने डिसीजन लिया है कि इस डाक वस्तु को आप नहीं भेज सकते हैं या जो शर्तें हैं उनका पालन नहीं करते हैं, तो अब भी डाकघर की यहाँ पे कोई जिम्मेदारी नहीं बनेगी। तो ये सारी कंडीशंस आपने अच्छे से याद करनी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कौन से मामलों में डाकघर की कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी। नेक्स्ट है आपके पास पेमेंट ऑफ इंडेमनिटी। अब आपने एक डाक वस्तु भेजी, वो गुम हो गई या उसको कोई नुकसान हो गया, तो अब आपको क्या दिया जाता है, क्षतिपूर्ति दी जाती है। तो क्षतिपूर्ति कैसे या किसको दी जाएगी, इंडेमनिटी इज पेएबल टू सेंडर। सबसे पहले जो इंडेमनिटी या क्षतिपूर्ति दी जाती है वो दी जाती है प्रेषक को, हु कैन हाउएवर वेव इट इन फेवर ऑफ द एड्रेसी इन केस इट विल बी पेड टू द एड्रेसी। लेकिन जो सेंडर है उसके पास ये ऑप्शन रहती है, वो क्या बोल सकता है, पोस्ट ऑफिस को बोल सकता है कि मुझे इंडेमनिटी नहीं चाहिए, मेरी इंडेमनिटी एड्रेसी को या प्राप्तकर्ता को दे दी जाए। तो ऐसे मामलों में प्राप्तकर्ता को भी इंडेमनिटी का भुगतान किया जा सकता है। तो क्षतिपूर्ति सबसे पहले प्रेषक को दी जाती है। अगर प्रेषक चाहे तो वो इसको क्या कर सकता है, प्राप्तकर्ता के लिए छोड़ सकता है और उस कंडीशन में प्राप्तकर्ता को इसका भुगतान कर दिया जाएगा। सब्सिक्वेंट रिकवरी ऑफ लॉस्ट रजिस्टर्ड आर्टिकल। अब आपने पंजीकृत डाक वस्तु भेजी, अब वो गुम हो गई, उसके संबंध में आपको मुआवजा मिल गया, मुआवजा आपको मिल गया, लेकिन उसके बाद वो खोई हुई पंजीकृत वस्तु वापस मिल जाती है या उसकी सामग्री मिल जाती है, तो क्या किया जाएगा, इफ़ आफ्टर पेमेंट ऑफ इंडेमनिटी आपको क्षतिपूर्ति का भुगतान कर दिया और उसके बाद क्या हो गया, रजिस्टर्ड आर्टिकल पार्शियली और फुली रिकवर्ड, जो पंजीकृत डाक वस्तु थी वो पूरी की पूरी या फिर उसका कुछ हिस्सा या उसकी कुछ सामग्री प्राप्त हो जाती है, तो किस तरह से उसका निपटान किया जाएगा। Sender or addressee who receives indemnity will have the option to take delivery of article after repayment of indemnity। अब शुरुआत में जिसे भी क्षतिपूर्ति का भुगतान किया गया होगा, क्योंकि पहले सेंडर को किया जाएगा, अगर वो चाहे तो किसको, प्राप्तकर्ता को भी किया जा सकता है। तो सेंडर या एड्रेसी दोनों में से जिसे भी इंडेमनिटी या क्षतिपूर्ति मिली होगी उसके पास एक यहाँ पे विकल्प पास आता है। क्या विकल्प पास आता है कि ये जो इंडेमनिटी उसको मिली है वो उसका पुनर्भुगतान पोस्ट ऑफिस में कर दे। पुनर्भुगतान करने के बाद जो भी आर्टिकल है उसका वितरण वो ले सकता है, चाहे वो पूरा मिला है चाहे वो आधा अधूरा जैसा भी मिला है। अगर उस डाक वस्तु का उसे वितरण लेना है तो इंडेमनिटी उसे रीपे करनी पड़ेगी। इफ द पर्सन कंसर्न्ड फेल टू एक्सरसाइज द अबव ऑप्शन, अब जो भी व्यक्ति है जिसको भी शुरुआत में इंडेमनिटी या क्षतिपूर्ति मिली है वो इस ऑप्शन को या इस विकल्प का उपयोग करने में विफल रहता है। कितने समय के भीतर, 3 महीने के भीतर, यानी कि 3 महीने का समय उसके पास रहेगा कि वो इंडेमनिटी की रीपेमेंट करके उस डाक वस्तु का वितरण ले ले। लेकिन 3 महीने के भीतर अगर वो ऐसा नहीं करता है, द अदर पार्टी एड्रेसी और सेंडर विल बी गिवन अ सिमिलर ऑप्शन, तो वहां पे जो भी दूसरा व्यक्ति होगा यानी कि जिसको शुरुआत में इंडेमनिटी नहीं मिली होगी फिर उस व्यक्ति को सिमिलर ऑप्शन दी जाएगी कि जितनी रीपेमेंट दूसरे व्यक्ति को भी दी गई है उतनी इंडेमनिटी को वो रीपे करे और रीपे करने के बाद उस डाक वस्तु का वितरण ले ले। तो यही ऑप्शन सेम उसको दी जाएगी 3 महीने के भीतर, वो भी अगर इसका उपयोग नहीं करता है। इफ द ऑप्शन इज नॉट एक्सरसाइज्ड बाय हिम आल्सो देन द आर्टिकल बिकम्स प्रॉपर्टी ऑफ पोस्ट ऑफिस, तो वो डाक वस्तु डाकघर की क्या, तो वो डाक वस्तु क्या हो जाएगा, डाकघर की संपत्ति बन जाएगी। फिर डाकघर उसकी नीलामी करे, नष्ट करे या उसको बेचे, जैसे भी हो वो डाकघर की वस्तु बन जाएगी या डाकघर की संपत्ति बन जाएगी। तो अब ध्यान रखना है, जब भी कोई रजिस्टर्ड आर्टिकल गुम हो जाता है फिर आपको इंडेमनिटी मिल जाती है। इंडेमनिटी मिलने के बाद अगर फिर वो रजिस्टर्ड आर्टिकल कहीं से मिल जाता है तो किस तरह से उसका निपटान किया जाएगा। आगे चलते हैं इंश्योरेंस के बारे में। दूसरा ये टॉपिक है रजिस्टर्ड आर्टिकल्स के बारे में हो गया। इंश्योरेंस वाला भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डिस्क्रिप्शन की बात करें, among the various letter post categories only letters can be sent insured in the foreign post। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी समझेंगे। क्या बताया गया है, विभिन्न पत्र डाक श्रेणियों में से केवल पत्रों को ही बीमाकृत करके विदेशी डाक में भेजा जा सकता है। अब पत्र डाक श्रेणियों में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लेटर आ जाएंगे, पोस्ट कार्ड आ जाएंगे, एरोग्राम आ जाएंगे, स्मॉल पैकेट आ जाएंगे, उसके बाद लिटरेचर फॉर दी ब्लाइंड आ जाएंगे, और क्या आ जाएंगे आपके पास प्रिंटेड पेपर आ जाएंगे, उसके बाद रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर आ जाएंगे।
पाएंगे। ये सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं, लेटर पोस्ट कैटेगरी में आ जाती हैं, पत्र डाक श्रेणियों में आ जाती हैं। इन सभी में से केवल पत्र ही ऐसी डाक वस्तु है या लेटर्स ही ऐसी श्रेणी है जिसके लिए आप बीमा करवा के उसे भेज सकते हैं। हालांकि पार्सल का बीमा भी किया जा सकता है, लेकिन लेटर पोस्ट में इनके अलावा, लेटर्स के अलावा किसी भी और वस्तु का बीमा नहीं किया जा सकता है। इंश्योर्ड लेटर्स सर्विस इज नॉट अवेलेबल टू ऑल कंट्रीज। अब बीमित पत्र सेवा सभी देशों के लिए उपलब्ध नहीं है, मतलब सभी कंट्रीज के लिए आप इंश्योर्ड लेटर्स को नहीं भेज सकते हैं। इन सब केसेस द सर्विस इज अवेलेबल ओनली बाय सरफेस। और कुछ मामलों में ये जो बीमा वाली सेवा है केवल सतह मार्ग के माध्यम से भी उपलब्ध होगी। मतलब कुछ देशों के लिए क्या होगा, ये सेवा उपलब्ध होगी, सभी देशों के लिए आप ये आर्टिकल नहीं भेज पाएंगे। और कुछ देशों के लिए केवल सतह मार्ग के माध्यम से ही उपलब्ध होगी, आप हवाई मार्ग के माध्यम से इंश्योर्ड लेटर को नहीं भेज पाएंगे। Except when addressed to countries which admit dutiable goods by letter, post insured letter should not contain articles subject to custom duty। उसके बाद जैसे हमने पहले भी किया था कि लेटर में आप कस्टम ड्यूटी वाली वस्तुएं नहीं भेजेंगे, लेकिन कुछ देश इनको स्वीकार कर लेते हैं। तो जो देश इनको स्वीकार कर लेते हैं, इनके पत्र डाक में ड्यूटेबल गुड्स या शुल्क लगने योग्य सामान को स्वीकार कर सकते हैं। उन देशों के लिए आप क्या कर सकते हैं, इन लेटर पोस्ट में ड्यूटेबल गुड्स को भी इंश्योर्ड करके भेज पाएंगे। वैन ड्यूटेबल गुड्स आर सेंट बाय इंश्योर्ड लेटर, तो जब भी शुल्क लगने योग्य सामान बीमित पत्र के माध्यम से भेजा जाएगा, दे मस्ट बी अकम्पनीड बाय कस्टम डिक्लेरेशन, तो इनके साथ सीमा शुल्क घोषणा होनी चाहिए। मतलब सभी मामलों में आपको सीमा शुल्क घोषणा की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन जब भी आप लेटर में ड्यूटेबल गुड्स भेजते हैं तब आपको कस्टम डिक्लेरेशन की आवश्यकता होगी। जैसे हमने स्मॉल पैकेट के बारे में भी किया था, स्मॉल पैकेट को जब भी भेजा जाएगा तो उसके साथ कस्टम डिक्लेरेशन आपको देनी ही पड़ेगी, सीमा शुल्क घोषणा साथ में लगानी पड़ेगी। चाहे उस स्मॉल पैकेट के अंदर कुछ भी मूल्य की वस्तु हो, चाहे वो फ्री वाली हो, चाहे कुछ भी है, कस्टम डिक्लेरेशन उसके साथ कंपल्सरी हो जाती है। तो उसी तरह से अगर आप लेटर के माध्यम से शुल्क लगने योग्य सामान भेज रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में उसके साथ कस्टम डिक्लेरेशन या सीमा शुल्क घोषणा भी लगानी होगी। इंश्योर्ड वैल्यू एंड इंश्योरेंस फॉर इनलैंड ट्रांजिट। इंश्योर्ड वैल्यू बीमा मूल्य और साथ में अंतर्देशीय पारगमन के लिए किसी भी डाक वस्तु का बीमा करना। अब ये क्या चीज़ आ जाएगी, क्योंकि सभी देशों के लिए इंश्योरेंस की सर्विस नहीं होगी, ये हमने अभी किया, लेकिन कुछ ऐसी डाक वस्तुएं जिनको अगर आप भारत के भीतर प्रसारित करना चाहते हैं तो उनके लिए आपको इंश्योरेंस करवानी पड़ेगी। अब आप क्या करेंगे उस चीज़ के बारे में यहाँ पे बताया गया है। द मैक्सिमम अमाउंट अप टू विच लेटर्स कैन बी इंश्योर्ड वेरीज अकॉर्डिंग टू डेस्टिनेशन एंड रूट फॉलोड। जिस अधिकतम राशि के तक पत्रों का बीमा किया जा सकता है, यानी कि हम लेटर्स की बात कर रहे हैं तो लेटर पोस्ट कैटेगरी में केवल पत्रों का बीमा किया जा सकता है। तो किसी भी देश के लिए जो लेटर्स का बीमा किया जा सकता है, अब ये चीज़ भी ध्यान में रखनी है, डेस्टिनेशन कंट्री के लिए तो अलग होगा बीमा की सीमा जो भी रहेगी। मतलब जैसे आपने जापान के लिए भेजना उसकी अलग सीमा है, जैसे ऑस्ट्रेलिया के लिए भेजेंगे अलग सीमा है, ठीक है, बांग्लादेश के लिए भेजेंगे अलग सीमा है। तो किसी भी देश के लिए जब भी आप इंश्योर्ड लेटर या बीमित पत्र भेजेंगे तो भेजने के लिए जो इंश्योरेंस की सीमा रहेगी वो सभी देशों के लिए अलग अलग रहेगी, डेस्टिनेशन के अकॉर्डिंग वो वेरी करती है। दूसरी बात, किस रास्ते के माध्यम से आप भेज रहे हैं उसके ऊपर भी ये बीमा सीमा डिपेंड करेगी। बीमा सीमा जो है दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगी, सबसे पहले डेस्टिनेशन कंट्री और दूसरा जिस रास्ते से उस डाक वस्तु को भेजा जाएगा उस रास्ते के अनुसार। आगे चलते हैं। मैक्सिमम लिमिट फॉर इंश्योरेंस अडोप्टेड बाय इंडिया इज 10,000। अब भारत के लिए जो बीमा की अधिकतम सीमा है वो 10,000 रुपये है। अब इंग्लैंड में अलग सीमा है, फॉरेन पोस्ट में अलग है, दोनों आपको याद रखनी है। पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 2 से क्वेश्चन पूछा जाएगा, 10,000 आपका आंसर होगा। इंग्लैंड में आपको पता है 1 लाख रुपये तक कह सकते हैं, वो अलग है, ठीक है, इंग्लैंड में अलग हो जाएगा, फॉरेन पोस्ट में इसके लिए अलग हो जाएगा। इफ इंश्योरेंस इज नॉट अवेलेबल फॉर द डेस्टिनेशन कंट्री। अब यहाँ पे चलिए ये तो हो गया कि किस तरह से इंश्योरेंस करनी है या किस सीमा के लिए इंश्योरेंस की जानी है, लेकिन दूसरा बोला गया अगर आपकी इंश्योरेंस सेवा उपलब्ध नहीं है गंतव्य देश के लिए, लेकिन आपने ऐसी डाक वस्तु भेजनी है उसके लिए इंश्योरेंस कंपल्सरी है। द आर्टिकल कैन बी इंश्योर्ड फॉर इनलैंड ट्रांजिट अलोन। तो ऐसी कंडीशन में आप उस डाक वस्तु को अंतर्देशीय पारगमन के लिए ही बीमित करवा के भेज सकते हैं। मतलब मान लीजिए भारत है, ये कोई फॉरेन कंट्री है, अब इस देश के लिए आपने एक इंश्योर्ड लेटर भेजना है, बीमित पत्र भेजना है, लेकिन ये देश बीमित पत्र या बीमा सेवा यहाँ पे उपलब्ध नहीं है, तो क्या किया जाएगा, जब भारत से उस डाक वस्तु को भेजा जाएगा तो अंतर्देशीय पारगमन के लिए, यानी कि भारत के भीतर जो उस डाक वस्तु का प्रसारण किया जाएगा उसी प्रसारण के लिए आप उसका बीमा कर सकते हैं, और जब भारत की सीमाओं के बाहर चला जाएगा तो वो बीमा जो है वो समाप्त हो जाएगा, फिर बीमा जो है नहीं रहेगा। सच आर्टिकल्स विद इन इंडिया आर ट्रीटेड एज इंश्योर्ड लेटर। और भारत के भीतर में इस तरह के लेखों को बीमित पत्र
पत्र माना जाएगा। एंड रजिस्टर्ड लेटर्स बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ इंडिया, और भारत की सीमाओं के बाहर इसे पंजीकृत वस्तु या पंजीकृत पत्र माना जाएगा। भारत है फॉरेन कंट्री है, भारत से आपने किसी ऐसे देश के लिए एक बीमित पत्र भेजना है जहां पर इंश्योरेंस सर्विस अवेलेबल नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में उस इंश्योर्ड लेटर के लिए आप इनलैंड ट्रांजिट के लिए ही बीमा उसका करवा सकते हैं। तो इनलैंड ट्रांजिट के लिए अगर आपने बीमा करवाया है तो भारत के भीतर उसका जो प्रसारण किया जाएगा, उस प्रसारण के दौरान उस डाक वस्तु को या जो भी पत्र होगा उसको क्या माना जाएगा, इंश्योर्ड लेटर माना जाएगा, बीमित पत्र माना जाएगा। लेकिन वही बीमित पत्र जब भारत की सीमाओं के बाहर चला जाएगा गंतव्य देश के लिए, तब उसको क्या माना जाएगा, यहां से लेकर यहां तक रजिस्टर्ड आर्टिकल माना जाएगा, पंजीकृत डाक वस्तु मानी जाएगी, और भारत की सीमाओं के भीतर उसे क्या माना जाएगा, इंश्योर्ड लेटर या बीमित पत्र माना जाएगा। इन सच केसेस लाइबिलिटी ऑफ पोस्ट ऑफिस डिपेंड्स अपॉन द प्लेस ऑफ लॉस, और ऐसे मामलों में डाकघर की जिम्मेदारी नुकसान के स्थान पर निर्भर करती है। आप फिर से एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे क्या हो गया, इनलैंड ट्रांजिट के लिए ये इंश्योर्ड हो जाएगा, बीमित हो जाएगा, और भारत की सीमाओं के बाहर ये क्या हो जाएगा, रजिस्टर्ड हो जाएगा। अब ऐसी कंडीशन में इस तरह का जो भी पत्र भेजा जाएगा, अगर उसको कोई नुकसान हो जाता है तो नुकसान की जो भी कंपनसेशन या नुकसान का जो भी आपको मुआवजा दिया जाएगा वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा, उस डाक वस्तु के गुम होने के स्थान पर। अगर भारत की सीमाओं के भीतर गुम हुआ तो इंश्योरेंस के अकॉर्डिंग आपको मुआवजा मिलेगा, भारत की सीमाओं के बाहर वो गुम होता है तो रजिस्टर्ड आर्टिकल के अनुसार आपको मुआवजा दिया जाएगा। The indications of dispatch of the article in official documents shall be deemed to be conclusive proof that the article has left Indian territory unless the contrary is proved। आधिकारिक दस्तावेजों में लेख प्रेषण के संकेत को निर्णायक प्रमाण माना जाएगा कि वस्तु जो है भारतीय क्षेत्र से बाहर चली गई है। अब मान लीजिए भारत है, फॉरेन कंट्री है, भारत से एक डाक वस्तु फॉरेन कंट्री के लिए भेजी। अब फॉरेन कंट्री के लिए भेजते समय जो भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं या जो भी आधिकारिक दस्तावेज हैं, अगर उनमें प्रेषण के संकेत हैं, उनमें बताया गया कि ये जो डाक वस्तु है भारत से बाहर चली गई है, उसी को अंतिम निर्णय माना जाएगा, उसी को निर्णायक माना जाएगा, उसके ऊपर आप ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसके उल्टा साबित कर सकें कि जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं उसके अनुसार उस डाक वस्तु का प्रेषण नहीं किया गया या भारत के जो भी क्षेत्र है उसको छोड़ के नहीं किया, इसके विपरीत जब तक आप ऐसा साबित नहीं कर देते तब तक जो भी आधिकारिक दस्तावेज होंगे उनमें अगर उस डाक वस्तु के प्रेषण के संबंध में संकेत होंगे कि वो इंडियन टेरिटरी को लेफ्ट कर चुकी है, भारतीय क्षेत्र को छोड़कर बाहर जा चुकी है, तो उसी को निर्णायक प्रमाण माना जाएगा। मतलब उसके लिए वो सबूत रहेगा कि इस डाक वस्तु को फॉरेन कंट्री के लिए भारत की सीमाओं के बाहर भेज दिया है। आगे चलते हैं। नो आर्टिकल शुड बी इंश्योर्ड फॉर अ वैल्यू हायर देन द वैल्यू ऑफ कंटेंट्स। सामग्री के मूल्य से अधिक मूल्य के लिए किसी भी वस्तु का बीमा नहीं किया जाना चाहिए। अब आप यहाँ पे देखिए, आगे हम करेंगे जैसे हमने इंलैंड पोस्ट में भी किया था, वहाँ पे भी किया था कि कुछ ऐसी डाक वस्तुएं होती हैं जिनको आपको क्या करना पड़ता है, उनकी एक्चुअल वैल्यू के लिए उनकी इंश्योरेंस करनी पड़ती है, या फिर कुछ के लिए आप इंश्योरेंस किए बिना उनको नहीं भेज पाएंगे। तो अब यहाँ पे आपका एक कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा कि आप जैसे दूसरी डाक वस्तुएं होती हैं, एक तो हो जाएंगी जिनका इंश्योरेंस आपको करनी है उनके एक्चुअल वैल्यू के लिए, लेकिन कुछ डाक वस्तुएं जिनकी एक्चुअल वैल्यू के लिए इंश्योरेंस करनी कंपल्सरी नहीं होती है, उनके लिए आप क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका वो कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। नो आर्टिकल शुड बी इंश्योर्ड फॉर अ वैल्यू हायर देन द वैल्यू ऑफ कंटेंट। तो जब भी आप किसी भी डाक वस्तु में कोई भी ऐसी वस्तु भेजें जिसके लिए इंश्योरेंस आपको करवानी है, तो उस वस्तु के अंदर जो सामग्री भेजी जाएगी उस सामग्री के मूल्य से ज़्यादा के लिए आप उस डाक वस्तु की इंश्योरेंस नहीं कर सकते हैं। मतलब अगर आपने 100 रुपये का सामान उसके अंदर भेजा है तो इंश्योरेंस जो है 100 रुपये से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। आर्टिकल कैन however be insured for a value lower than the value of contents except in the case enumerated in the next clause। दूसरे क्लोज में जिनके लिए बताया जाएगा कि किन वस्तुओं के मामले में इंश्योरेंस उनके पूरी मूल्य के लिए करनी है, उनको छोड़कर बाकी वस्तुओं के मामले में आप क्या कर सकते हैं। जैसे आपने 100 रुपये की सामग्री किसी भी वस्तु के अंदर भेजी है और आपको उसकी इंश्योरेंस करनी है, तो ज़रूरी नहीं है आप 100 रुपये की करेंगे, आप उससे कम के लिए उसकी इंश्योरेंस कर सकते हैं। मतलब आप उसकी 90 रुपये के लिए इंश्योरेंस कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखेंगे आप उसकी 110 रुपये के लिए इंश्योरेंस नहीं कर पाएंगे, वो गलत हो जाएगा। लेकिन आप 90 रुपये के लिए उसकी इंश्योरेंस कर सकते हैं। तो जो भी डाक वस्तु भेजी जाती है, अगर तो उसकी वस्तु या उसके अंदर जो भी सामग्री है उसके वास्तविक मूल्य के लिए उसका बीमा नहीं किया जाना है, तो ऐसी कंडीशन में उस डाक वस्तु के लिए बीमा जो है उस वस्तु की सामग्री से कम मूल्य के लिए किया जा सकता है, लेकिन ज़्यादा के लिए आपने नहीं करना। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे चलते हैं, किन डाक वस्तुओं के मामले में बीमा जो है वो अनिवार्य हो जाता है और किन वस्तुओं के मामले में आपको बीमा उनके पूर्ण मूल्य के लिए करना होगा।
Articles containing coin bullions, bank notes, currency notes, security payables to wearer, checks, platinum, precious stones, jewelry and articles of gold or silver are accepted for transmission by foreign post only after their insurance. Most important point है, कोई भी आप सिक्के भेजना चाहते हैं, बुलियन, बैंक नोट, करेंसी नोट, सिक्योरिटी पेएबल टू बेरर, चेक है, प्लेटिनम है, प्रीशियस स्टोन्स कीमती पत्थर, ज्वेलरी, आर्टिकल्स ऑफ गोल्ड और सिल्वर, सोने या चांदी से बनी हुई जो भी वस्तुएं होंगी, अगर आप इनको फॉरेन कंट्री या विदेश के लिए, तो इंग्लैंड में भी जब भेजते थे तब भी आपको इंश्योरेंस करनी पड़ती है, लेकिन फॉरेन कंट्री के लिए अगर आप इनको भेजना चाहते हैं तो फॉरेन कंट्री में भेजने के लिए भी आपको इनका बीमा करवाना पड़ेगा। तो कोई भी लेख में अगर इनमें से कोई भी डाक वस्तु या कोई भी वस्तु शामिल होगी तो उस डाक वस्तु को, उस लेख को तभी स्वीकार किया जाएगा जब आप उसकी इंश्योरेंस करेंगे। In case of insured letters containing bank notes and currency notes and gold coins or bullion, the article should be insured for the actual value of the content. ऐसे बीमित पत्र, क्योंकि आप ये चीज़ ध्यान में रखनी है, केवल बीमित पत्र ही आपकी लेटर पोस्ट श्रेणी में ऐसी वस्तु है जिसका आप बीमा कर सकते हैं। तो ये वाली वस्तुएं आपको भेजनी है तो आप लेटर में, पत्र में डाल के भेज सकते हैं, या पार्सल में भी डाल के भेज पाएंगे, वो हम आगे करेंगे, लेकिन बीमित पत्र में डाल के ये वस्तुएं आप भेज पाएंगे। तो कोई भी इंश्योर्ड लेटर या कोई भी बीमित पत्र जिसमें बैंक नोट हो, करेंसी नोट हो, गोल्ड कॉइन या बुलियन हो, इन सभी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी इनकी सामग्री का मूल्य होगा उसी मूल्य के लिए आपको इन लेखों का बीमा करना पड़ेगा। अब मान लीजिए आपने 100 रुपये के लिए कोई भी इंश्योर्ड लेटर, 100 रुपये के लिए कोई भी आपने बैंक नोट भेजे हैं, करेंसी नोट भेजे हैं, कॉइन या बुलियन भेजे हैं, गोल्ड कॉइन या सोने के सिक्के वगैरह भेजे हैं, तो इनका जो बीमा किया जाएगा वो भी 100 रुपये के लिए ही आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे आप कम के लिए इसका बीमा नहीं कर पाएंगे। बाकी वस्तुओं के मामले में कम मूल्य के लिए इसका बीमा किया जा सकता है, लेकिन इन मामलों में बीमा जो किया जाएगा वो 100 रुपये के लिए ही आपको करना पड़ेगा। Articles above described sent to a country for which insurance is not available can be sent as a registered letter and insured for inland transit alone. अब ये जो ऊपर हमने वस्तुएं कर ली जिनके लिए इंश्योरेंस कंपलसरी है, लेकिन फॉरेन कंट्री जहाँ के लिए इनको भेजा जाना है वहाँ पे बीमा वाली सुविधा नहीं है, ऐसे मामले में ऐसी डाक वस्तुओं को आप अंतर्देशीय पारगमन के लिए ही बीमित करेंगे, लेकिन आपको करना पड़ेगा। आगे चलते हैं, पोस्टेज की बात करते हैं। डाक शुल्क कैसे लिए जाएंगे, तो किसी भी इंश्योर्ड आर्टिकल के ऊपर जो पोस्टेज चार्जेस लगते हैं, अगर आपने लेटर भेजा है, पत्र भेजा है, इंश्योर्ड लेटर्स आर सब्जेक्ट टू दी ऑर्डिनरी पोस्टेज चार्जेस अकॉर्डिंग टू दी मोड ऑफ ट्रांसमिशन, रजिस्ट्रेशन चार्जेस, और साथ में इसके ऊपर इंश्योरेंस फीस आपसे ली जाएगी। तो जब भी आप कोई बीमित पत्र भेजेंगे तो बीमित पत्र भेजने के लिए कौन कौन से चार्जेस का भुगतान आपको करना पड़ेगा। सबसे पहले ऑर्डिनरी पोस्टेज चार्जेस। ऑर्डिनरी पोस्टेज चार्जेस सामान्य डाक शुल्क जो किसी भी डाक वस्तु की श्रेणी या फिर उसके वजन के अनुसार लिया जाता है। दूसरी बात, अकॉर्डिंग टू दी मोड ऑफ ट्रांसमिशन या ऑर्डिनरी पोस्टेज चार्जेस जो भी उसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन के, प्रसारण के तरीके के अनुसार होंगे। ये हम आगे करेंगे, प्रसारण के कौन कौन से तरीके होते हैं, सतह मार्ग, सतह से आपके समुद्री मार्ग आ जाएगा, हवाई मार्ग आ जाएगा, जो भी है वो मोड ऑफ ट्रांसमिशन के अनुसार जो भी ऑर्डिनरी पोस्टेज चार्जेस बनेंगे वो, साथ में पंजीकरण शुल्क और साथ में जो भी बीमा शुल्क। तो जैसे हम इंग्लैंड पोस्ट में करते थे कि आपने कोई भी इंश्योर्ड आर्टिकल भेजना तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी होती है, उसी तरह से फॉरेन पोस्ट में भी अगर आपको बीमित पत्र भेजना है तो उसके लिए आपको बीमा शुल्क, पंजीकरण शुल्क और साथ में ऑर्डिनरी पोस्टेज चार्जेस जो भी हैं वो उनका भी भुगतान करना पड़ेगा। When an advice of delivery is required, the fees prescribed for advice of delivery for registered article is payable in addition to the above charges। और जहाँ पे आपको एडवाइस ऑफ डिलीवरी भी इस वस्तु के संबंध में चाहिए। अब एक चीज़ ध्यान में रखना, जब आप इंश्योर्ड आर्टिकल करते थे इंग्लैंड पोस्ट में, वहाँ पे आपसे एक्नॉलेजमेंट के लिए चार्जेस नहीं लिए जाते थे, लेकिन फॉरेन पोस्ट में ऐसा नहीं है। फॉरेन पोस्ट में इंश्योर्ड लेटर के मामले में अगर आपको एडवाइस ऑफ डिलीवरी की आवश्यकता है तो एडवाइस ऑफ डिलीवरी जो भी रजिस्टर्ड आर्टिकल, मतलब उस एडवाइस ऑफ डिलीवरी के लिए जो भी चार्जेस निर्धारित होंगे पंजीकृत वस्तुओं के समान, जैसे पंजीकृत वस्तुओं के साथ आप एडवाइस ऑफ डिलीवरी भेजेंगे उस समय आपसे जो भी एडवाइस ऑफ डिलीवरी के लिए चार्जेस लिए जाते हैं वहीं आपके इंश्योर्ड आर्टिकल के मामले में भी आपसे लिए जाते हैं अगर आप उस इंश्योर्ड आर्टिकल के साथ एडवाइस ऑफ डिलीवरी भेजते हैं। When registered letters are insured for inland transit only, the same charges as indicated in A are payable, but the insurance fees will be charged at inland rates। जब पंजीकृत पत्रों का केवल अंतर्देशीय पारगमन के लिए बीमा किया जाता है तो ए में बताए गए समान शुल्क देय होते हैं, लेकिन बीमा शुल्क अंतर्देशीय दरों पर लगाया जाएगा। अब मान लीजिए आपने एक इंश्योर्ड लेटर किसी ऐसे देश के लिए भेजना है जहाँ पर बीमा सेवा उपलब्ध नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको अंतर्देशीय प्रसारण के लिए बीमित करना पड़ेगा।
अब अंतर्देशीय प्रसारण के लिए बीमित करते समय उसके ऊपर जो आपसे चार्जेस लिए जाएंगे वो कैसे लिए जाएंगे। अब ए में हमने क्या चार्जेस कर लिए, ऑर्डनरी पोस्टेज चार्जेस अकॉर्डिंग टू दी मोड ऑफ ट्रांसमिशन की किसी भी डाक वस्तु को आप किस रास्ते से भेजेंगे उसके अनुसार उसके ऊपर जो भी ऑर्डनरी पोस्टेज चार्जेस या सामान्य डाक शुल्क आपसे लिए जाएंगे। साथ में क्या आ जाएंगे, ऑर्डनरी पोस्टेज चार्जेस, साथ में रजिस्ट्रेशन फीस आ जाएगी और साथ में इंश्योरेंस फीस आ जाएगी। लेकिन आपने किसी ऐसे देश को यह आर्टिकल भेजना है जहाँ पे इंश्योरेंस सेवा उपलब्ध नहीं है, तो इनलैंड ट्रांजिट के लिए, अंतर्देशीय पारगमन के लिए उसका बीमा करना है, तो ऐसे मामले में जो इसके ऊपर बाकी चार्जेस लिए जाएंगे, ऑर्डिनरी पोस्टेज रेट अकॉर्डिंग टू मोड ऑफ ट्रांसमिशन और रजिस्ट्रेशन चार्जेस हैं वो तो लिए जाएंगे पूरे के पूरे, लेकिन जो इंश्योरेंस फीस होगी वो कैसे ली जाएगी, अंतर्देशीय दरों के अनुसार, इनलैंड रेट्स के अनुसार आपसे ली जाएगी। क्योंकि भारत की सीमाओं के बाहर तो उस आर्टिकल को रजिस्टर्ड माना जाएगा, तो इंश्योरेंस जो है केवल अंतर्देशीय पारगमन के लिए की जाएगी, तो उसी के लिए अंतर्देशीय दरों के अनुसार उसके ऊपर इंश्योरेंस के चार्जेस आपसे लिए जाएंगे। ऑल दी चार्जेस मस्ट बी फुली प्रीपेड। अब जब भी किसी डाक वस्तु के ऊपर जो चार्जेस होंगे वो फुली प्रीपेड होनी चाहिए, पूरी तरह से उनका भुगतान किया गया होना चाहिए। अनपेड एंड अंडरपेड आर्टिकल्स कैन नॉट बी एक्सेप्टेड फॉर इंश्योरेंस। अनपेड मतलब अवैतनिक या आधे अधूरे भुगतान वाले लेखों को बीमा करने के लिए स्वीकार नहीं किया जाएगा। डायमेंशंस की बात करें तो इंश्योर्ड लेटर्स हम कर रहे हैं क्योंकि केवल बीमित पत्र ही भेजे जा सकते हैं, केवल पत्रों का ही बीमा किया जा सकता है, तो पत्रों के लिए जो आयाम निर्धारित है वही इसके लिए रहेंगे। मैक्सिमम वेट भी इसके लिए 2 kg रहेगा जितना लेटर्स के लिए रहता है। मेकअप की बात करें तो इसकी बनावट किस तरह से होनी चाहिए। इंश्योर्ड लेटर्स या बीमाकृत पत्र की बात करें, The envelope or the packing must be strong and shall permit the seals to adhere completely। लिफाफा या जो पैकिंग है वो बिल्कुल मजबूत होनी चाहिए क्योंकि इसके ऊपर आपको सील वगैरह भी लगानी होती है। अब आगे चलते जाएंगे सीलें क्यों लगानी है, किस तरह से लगानी है। एनवल्प मस्ट बी मेड इन वन पीस। अब ये जो एनवल्प या लिफाफा होगा इसको एक टुकड़े में बनाया जाना चाहिए। यूज ऑफ एनवल्प्स और पैकिंग्स विच आर होली ट्रांसपेरेंट और विच हैव अ ट्रांसपेरेंट पैनल एंड द एनवल्प्स विद कलर्ड बॉर्डर इज प्रोहिबिटेड। अभी हम पहले भी कर चुके हैं कि आप इंश्योर्ड आर्टिकल भेजने के लिए इस तरह के एनवल्प का यूज़ नहीं कर सकते हैं जिसमें होली ट्रांसपेरेंट जो पूरी तरह से पारदर्शी हो, मतलब ऐसा लिफाफा जिसका आप आर पार देख सकते हैं, उस तरह के लिफाफे का उपयोग आप नहीं कर सकते हैं इंश्योर्ड लेटर्स को पोस्ट करने के लिए, या फिर जिसमें एक ट्रांसपेरेंट पैनल हो। अब ट्रांसपेरेंट पैनल के लिए हम पहले भी कर चुके हैं, ये आपका एनवल्प है, इस तरह से अगर उसमें ट्रांसपेरेंट पैनल लगा हुआ है जिसके माध्यम से प्राप्तकर्ता वगैरह का पता दिखेगा, तो अब भी इस तरह के लिफाफे को आप इंश्योर्ड आर्टिकल को पोस्ट करने के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। या फिर ऐसे आर्टिकल जिनकी साइड या जिनके बॉर्डर की बात करें वो कैसे हैं, रंगीन है, कलर्ड है, उनका भी उपयोग आप इंश्योर्ड आर्टिकल को भेजने के लिए नहीं करेंगे। A sufficient number of seals should be affixed to hold down all the folds of the envelope and so spaced that the contents cannot be searched without external and visible damage to the envelope or seals। दूसरी चीज़, अब ये आपका यहाँ पे एनवल्प बनाया गया, ठीक है, ये क्या आ जाएगा, आपका एनवल्प पास आएगा, इस तरह से इसको बंद किया जाएगा, ठीक है, इस तरह से ऊपर की जो फ्लैप है उसको गम लगा के बंद किया जाएगा। अब ये जो बिंदु लगाए हैं ये बिंदु नहीं है, ये क्या है, सील है। इस तरह से आपको सील लगानी है, हर एक फोल्ड के ऊपर सील आपको लगानी है। क्यों लगानी है, ताकि उस डाक वस्तु के साथ अगर कोई भी छेड़छाड़ की जाए तो उसका पता चल जाए, क्योंकि आपने अगर इस तरह से सील उसके ऊपर लगाई है तो उस डाक वस्तु के साथ अगर छेड़छाड़ होगी तो वो सीलें खुल जाएंगी। तो ऐसी कंडीशन में इस तरह से आपने सीलें लगानी है ताकि उस डाक वस्तु के अंदर की सामग्री की खोज करनी है। मतलब जैसे मेरे जैसा है कोई, उसने क्या किया, इंश्योर्ड आर्टिकल है, इसके अंदर कोई कीमती सामान होगा, उसने देखने की कोशिश की, लेकिन देखने की कोशिश का पता चल जाए इसके लिए आपने उसके ऊपर सील लगा दिया। अब देखने की मैं कोशिश करूंगा तो कोई ना कोई सील मुझे हटानी पड़ेगी और सील हटाई जाएगी तो पता चलेगा कि इसके साथ छेड़छाड़ हुई है या इसको कोई भी नुकसान हुआ है, विजिबल डैमेज हुई है। तो इस तरह से आपने इसके ऊपर सील लगानी होती है। एवरी सील मस्ट बी ऑफ सेम काइंड ऑफ बैग्स। अब ये जो सील लगाएगी एक ही तरह के मोम की लगानी है, क्योंकि क्या हो जाएगा, अगर आपने एक ही तरह के मोम की नहीं लगाई है तो अलग अलग मोम की लगाई है। अब मैं दूसरे मोम की वहाँ पे लगा सकता हूँ क्योंकि मेरे पास जो है पोस्ट ऑफिस में वो ब्लैक वाला मोम होता है, मैं उसकी सील यहाँ पे लगा सकता हूँ। तो यहाँ पे बचने के लिए एक ही तरह के मोम का उपयोग आपको करना है, या फिर लेड की सील भी लगाई जा सकती है, शीशे की सील लगाई जा सकती है। एनी अदर इफेक्टिव मीन्स विद अ स्पेशल यूनिफॉर्म डिजाइन और मार्क ऑफ द सेंडर। तो प्रत्येक सील है जो एक ही प्रकार के मोम, शीशे या किसी अन्य प्रभावी साधन की होनी चाहिए जिससे एक विशेष समान डिजाइन या प्रेषक का चिन्ह होना चाहिए। मतलब ये जो सील होगी केवल लगा देना सफिशिएंट नहीं होगा, इसके ऊपर प्रेषक का कोई निशान भी होना चाहिए, चिन्ह भी होना चाहिए। क्योंकि देखो अब सील तो कोई भी दोबारा से लगा सकता है लेकिन उसके ऊपर बना हुआ चिन्ह दोबारा से नहीं लगाया जा सकता, तो इसके ऊपर चिन्ह भी होना चाहिए ताकि खोलने वाला पहले सोचे कि क्या मैं ये चिन्ह बना सकता हूँ या नहीं बना सकता।
A coin may not be used for sealing and the device of the sender may not consist merely of straight, crossed or curved lines which could easily be imitated। या फिर दूसरी चीज़ बताई गई है कि आपने क्या करना है, अब सील के ऊपर जो निशान लगाने हैं या जो इंप्रेशन लगाई जाएगी वो सिक्के की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब सिक्का तो मेरे पास भी होगा तो मैं तो उसके ऊपर दोबारा से वो इंप्रेशन लगा सकता हूँ, तो वो सिक्का नहीं होना चाहिए। या इस तरह की डिवाइस से आपने उसके ऊपर इंप्रेशन नहीं लगानी है जिसमें केवल सीधी या क्रॉस वाली, मतलब इस तरह से, या फिर कर्व्ड इस तरह से टेढ़ी मेढ़ी लाइंस हो क्योंकि जिनको आसानी से बनाया जा सके। तो इस तरह की आपने सील के ऊपर इंप्रेशन का यूज़ नहीं करना है जो आसानी से बनाई जा सके। The seal, the postage stamps representing the prepaid postage and the postal service and the other official service labels must be spaced out so that they cannot save the hide damage to the envelope or to the packing। अब जो भी इसके ऊपर सील लगाई जाएगी या डाक टिकट लगाए जाएंगे उसके पूरे भुगतान के लिए, या जो भी पोस्टल सर्विस या ऑफिशियल सर्विस लेवल लगाए जाएंगे उनको इस तरह से लगाना है ताकि उस डाक वस्तु को कोई भी नुकसान हो तो उसको छिपा ना सके। आगे चलते हैं इंश्योर्ड लेटर्स विच हैव द एक्सटीरियर अपीयरेंस ऑफ अ बॉक्स। अब कोई भी आपने इंश्योर्ड लेटर भेजा है, बीमित पत्र भेजा है, लेकिन उसका जो एक्सटीरियर है, बाहरी जो उसकी अपीयरेंस है वो बॉक्स जैसी है, मतलब वो डिब्बे जैसा है, तो उसके लिए एडिशनल क्या क्या कंडीशंस आ जाएंगी। दे शैल बी ऑफ वुड, मेटल और प्लास्टिक एंड सफिशेंटली स्ट्रॉन्ग। अब अगर आपने इंश्योर्ड लेटर भेजा है और उसकी जो अपीयरेंस है, मतलब उसकी बाहरी जो बनावट है या स्वरूप है वो बॉक्स जैसा है, तो वो कैसा होना चाहिए, क्योंकि बॉक्स अगर आपने गत्ते का यूज़ किया तो वो तो रास्ते में ही है ना, पिचक जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में उसके लिए जो बॉक्स का यूज़ करना है वो वुड का होना चाहिए, लकड़ी का होना चाहिए, मेटल का या प्लास्टिक का होना चाहिए। और प्लास्टिक जो वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, ऐसे ना हो कि मोहर लगाते ही वो टूट जाए। द वॉल्स ऑफ वुडन बॉक्सेस शैल हैव अ मिनिमम थिकनेस ऑफ 8 मिलीमीटर। अब ये जो बॉक्स का आप यूज़ करेंगे, अगर आपने लकड़ी के बॉक्स का यूज़ किया है तो उसकी जो साइड वाली होंगी बॉल्स या दीवार आप जिन्हें कह सकते हैं या लट्ठे जिनको कह सकते हैं, उनकी थिकनेस कम से कम 8 मिलीमीटर की होनी चाहिए। द टॉप एंड बॉटम शैल बी कवर्ड विद वाइट पेपर टू टेक द एड्रेस ऑफ द एड्रेसी, द डिक्लेरेशन ऑफ द इंश्योर्ड वैल्यू एंड द इंप्रेशन ऑफ द ऑफिशियल स्टैम्प। उसके बाद जो ये इंश्योर्ड बॉक्स होगा इसके ऊपर और नीचे क्या होना चाहिए, एक वाइट पेपर आपको लगाना है। क्यों वाइट पेपर लगाना है? ताकि इसके ऊपर प्राप्तकर्ता का पता लिखा जा सके। दूसरी बात, उसकी इंश्योर्ड वैल्यू, जो भी उसका बीमित मूल्य है, उसकी घोषणा इसके ऊपर की जा सके, और साथ में जो भी इंप्रेशंस लगाई जानी है ऑफिशियल स्टैम्प्स की, वो भी इसके ऊपर लगाई जा सके। तो बॉक्स के ऊपर और नीचे एक वाइट पेपर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए वो यहाँ पे बताया गया है। मेथड ऑफ एड्रेसिंग एंड इंडिकेशंस ऑफ इंश्योर्ड वैल्यू, पता लिखने का तरीका और बीमित मूल्य के निर्देश के बारे में। द फॉलोइंग कंडीशंस अप्लाई टू इंश्योर्ड आर्टिकल्स इन एडिशन टू द जर्नल कंडीशंस रिगार्डिंग एड्रेसिंग ऑफ आर्टिकल। तो जब भी आपने इंश्योर्ड आर्टिकल के ऊपर पता लिखना है, कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखना है। एक तो जो सामान्य किसी भी डाक वस्तु के ऊपर पता लिखा जाता है वो तो लिखा जाएगा, उसके अलावा कौन कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी है। आर्टिकल्स शुड नॉट बी एड्रेस्ड टू इनिशियल्स, लेखों को अध्याक्षर को संबोधित नहीं किया जाना चाहिए। संक्षिप्त हस्ताक्षर जो होते हैं, मतलब इस तरह से मैं जैसे अपने हस्ताक्षर करूं इस तरह से कर दिए, तो इस तरह से आपने क्या करना है, इस तरह के उसके ऊपर हस्ताक्षर बना के उस डाक वस्तु को संबोधित नहीं करना है। वो संक्षिप्त हस्ताक्षर वाला पता नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी नो इरेजर्स और करेक्शंस इन द एड्रेस। अब जो पता लिखा गया उसमें आपने कुछ भी काटना नहीं है, उसमें कुछ भी करेक्शन नहीं करनी है। एक बार जो पता लिख दिया वही उसमें रहना चाहिए, उसमें कोई भी इरेजर का या करेक्शन का इस्तेमाल आप नहीं करेंगे। एड्रेस शुड नॉट बी रिटन इन पेंसिल। अब जो पता लिखा जाएगा वो पेंसिल से नहीं लिखा जाएगा। दी एड्रेस शुड बी रिटन ऑन दी आर्टिकल इटसेल्फ, और उसके बाद जो पता लिखा जाएगा वो स्वयं डाक वस्तु के ऊपर लिखना है। ठीक है, डाक वस्तु के ऊपर ही लिखा जाना चाहिए। इंश्योर्ड वैल्यू या बीमित मूल्य की बात करें, द इंश्योर्ड वैल्यू शुड बी रिटन इन इंक बाय द सेंडर बोथ इन वर्ड्स एंड फिगर्स एट द टॉप एड्रेस साइड ऑफ कवर। तो बीमाकृत मूल्य जो है उसको कवर के ऊपर, कवर के पते के शीर्ष पर शब्द और अंकों में दोनों में प्रेषक द्वारा स्याही से लिखा जाना चाहिए। मतलब इस आर्टिकल का जो भी कवर होगा उसमें जो भी एड्रेस साइड होगी उस साइड में पता जो लिखा जाएगा उसके ऊपर क्या करना है, आपने जो भी इंश्योर्ड वैल्यू होगी उसको आपने लेटर्स में, उसको वर्ड्स में और फिगर्स में दोनों में लिखना है। रोमन लेटर्स एंड अरबिक फिगर्स शुड बी यूज्ड फॉर राइटिंग द इंश्योर्ड वैल्यू एट द टॉप ऑफ एड्रेस साइड ऑफ कवर। अब ये जो आपने फिगर्स और वर्ड्स का यूज करना है ये कौन से होने चाहिए, इसके ऊपर आपने जो रोमन लेटर्स और अरबिक फिगर्स होने चाहिए इनका यूज करना है इंश्योरेंस वैल्यू लिखने के लिए।
Even if an insured article is within the limits of dimensions prescribed in clause number 80, it will not be accepted for dispatch. अब जो भी इंश्योर्ड आर्टिकल है वो जो भी सीमाएं बताई गई हैं उसके अनुसार है, फिर भी उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा अगर वो क्या करता है, सो कवर्ड विद राइटिंग और सीलिंग, अगर वो राइटिंग से, लेखन से या सीलिंग से ढका हुआ है, और सो मेड अप एज टू लीव नो स्पेस फॉर फिक्सिंग ऑफिशियल लेवल्स एंड मेकिंग ऑफिशियल इंस्ट्रक्शंस बाय द पोस्ट ऑफिस, या फिर उस आर्टिकल के ऊपर जगह नहीं छोड़ी गई है ताकि डाक घर के द्वारा जो भी निर्देश दिए जाने हैं या जो भी आधिकारिक लेवल चिपकाए जाने हैं वो चिपकाए जा सकें। तो कोई भी आर्टिकल अगर सीमाओं के अनुसार बनाया गया, मतलब जैसे बताया गया इतनी डायमेंशंस होनी चाहिए, इस तरह से होना चाहिए, उसी तरह से आपने बताया, तब भी उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा अगर उसकी एड्रेस साइड राइटिंग या सीलिंग से ढकी है, या फिर उसके ऊपर आपने जगह नहीं छोड़ी है कि पोस्ट ऑफिस कोई भी इंडिकेशन देनी है या ऑफिशियल लेवल लगाने हैं उसको लगा सके। आगे चलते हैं, मैनर ऑफ पोस्टिंग की बात करते हैं। किसी भी इंश्योर्ड आर्टिकल की पोस्टिंग किस तरह से की जाएगी। एन आर्टिकल इंटेंडेड फॉर ट्रांसमिशन बाय इंश्योर्ड पोस्ट शुड बी प्रेजेंटेड एट द काउंटर ऑफ पोस्ट ऑफिस ऑथराइजिंग टू एक्सेप्ट इंश्योर्ड आइटम्स। बीमाकृत डाक द्वारा प्रेषण के लिए आश्रित वस्तु को, बीमाकृत वस्तुओं को स्वीकार करने के लिए अधिकृत डाकघर के काउंटर पर प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यानी कि जो भी डाकघर बीमाकृत वस्तुओं को पोस्ट करने के लिए अधिकृत है, उन डाकघरों में ही अगर बीमित वस्तु आपने पोस्ट करनी है तो उसको वहीं पे आपने प्रस्तुत करना है। द सेंडर विल बी गिवन अ रिसिप्ट फॉर द आर्टिकल शोइंग द अमाउंट फॉर विच द आर्टिकल इज इंश्योर्ड। उसके बाद जो बीमाकृत वस्तु को पोस्ट करने के लिए व्यक्ति आएगा उसको उस डाक वस्तु के संबंध में एक रसीद दी जाएगी, जिस रसीद के ऊपर यह भी दर्शाया जाएगा कि किस मूल्य के लिए इस वस्तु का बीमा किया गया हो। नेक्स्ट चलते हैं, लाइबिलिटी ऑफ द पोस्ट ऑफिस एंड पेमेंट ऑफ इंडेमनिटी। डाकघर की जिम्मेदारी और क्षतिपूर्ति का भुगतान किस तरह से किया जाएगा। कंपनसेशन इज पेएबल फॉर लॉस डैमेज टू द कंटेंट्स और लॉस ऑफ कंटेंट्स ऑफ एन इंश्योर्ड आर्टिकल। जैसे हमने रजिस्टर्ड आर्टिकल के मामले में किया, वहां पे आपको सामग्री के नुकसान के लिए कोई मुआवजा नहीं मिल रहा है, लेकिन अगर आपने इंश्योर्ड आर्टिकल भेजा है तो उसकी उस बीमित वस्तु की सामग्री के नुकसान के लिए, डैमेज के लिए आपको क्या मिल जाएगा, मुआवजा दिया जाएगा। द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन विल बी इक्वल टू एक्चुअल लॉस और डैमेज। मुआवजे की राशि जो वास्तविक नुकसान और क्षति के बराबर होगी। अगर आपका 10 रुपये का नुकसान हुआ है, मुआवजा भी 10 रुपये का मिलेगा। आगे चलते हैं, आर्टिकल्स इंश्योर्ड फॉर इनलैंड ट्रांजिट इफ लॉस अकर्स आउटसाइड इंडिया कंपनसेशन ओनली एज फॉर रजिस्टर्ड आर्टिकल। अब मान लीजिए किसी ऐसी डाक वस्तु के लिए आपको मुआवजा मिलने वाला है जिसका आपने इंश्योरेंस तो की थी, लेकिन केवल अंतर्देशीय पारगमन के लिए की थी, लेकिन उसका नुकसान भारत की सीमाओं के बाहर हो गया, तो आपको जो मुआवजा दिया जाएगा वो पंजीकृत डाक वस्तु के लिए मुआवजे के बराबर होगा। आगे चलते हैं, इन केस ऑफ लॉस ऑफ एन इंश्योर्ड आर्टिकल और टोटल डैमेज टू इट्स कंटेंट्स। किसी बीमित वस्तु के खो जाने या उसकी सामग्री के पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाने की स्थिति है। मतलब आपने जो इंश्योर्ड आर्टिकल भेजा था, इंश्योर्ड लेटर भेजा था, वो गुम ही हो गया, वो कहीं पे गुम हो जाता है या उसकी पूरी सामग्री नष्ट हो जाती है, खराब हो जाती है। रिफंड ऑफ पोस्टेज चार्जेस आल्सो गिवन। तो यहाँ पे आपको जो भी डाक शुल्क होगा वो भी वापस कर दिया जाएगा। मुआवजा तो दिया जाएगा, साथ में पोस्टेज चार्जेस भी रिफंड कर दिए जाएंगे, बट इंश्योरेंस फीस इज नॉट रिफंडेड अंडर एनी सर्कमस्टांसिस। लेकिन किसी भी कंडीशन में आपको बीमा शुल्क वापस नहीं किया जाता है। इफ द आर्टिकल इज रीडायरेक्टेड, अगर किसी भी बीमित पत्र की रिडायरेक्शन या पुनर्निर्देशन किया जाता है और रिटर्न टू ओरिजिन बाय द रूट डिफरेंट देन द वन इन द आउटबाउंड जर्नी एंड द मैक्सिमम इंश्योर्ड वैल्यू फॉर द न्यू डेस्टिनेशन और द न्यू रूट इज लेस देन द ओरिजिनल इंश्योर्ड वैल्यू, द कंपनसेशन विल बी लिमिटेड टू द लोअर वैल्यू इफ लॉस अकर्स ड्यूरिंग सच सेकंड ट्रांसमिशन। क्या बताया गया है। अब मान लीजिए भारत से आपने किसी विदेशी देश के लिए पंजीकृत एक बीमित पत्र भेजा वितरित करने के लिए। अब भारत से भेजा गया, फॉरेन कंट्री में वो पहुंच गया, लेकिन फॉरेन कंट्री में उसकी रिडायरेक्शन करनी पड़ी, उसको रिडायरेक्ट करना पड़ा, या फिर वो मूल देश को वापस लौटाना पड़ा, लेकिन जिस रास्ते से उसको भेजा गया था उस रास्ते की बजाय किसी अन्य रास्ते से उसको लौटाया जाना पड़ा, मतलब किसी अन्य रूट से उसको वापस भेजा गया। जब यहाँ पे आपने उस डाक वस्तु को भेजा जिस रास्ते से भेजा, तो ऐसी कंडीशन में क्या हो गया, उसके लिए जो बीमा मूल्य था वो था अधिक। मतलब मान लीजिए आप उसके लिए 500 रुपये तक की इंश्योरेंस कर सकते थे, आपने 500 की इंश्योरेंस कर दी। अब यहाँ पे इस देश में जाके उस डाक वस्तु की रिडायरेक्शन करनी पड़ गई किसी तीसरे देश के लिए, जहाँ के लिए इंश्योरेंस की सीमा केवल 400 रुपये है, या फिर आपने उस डाक वस्तु को रिटर्न किया उसी मूल देश के लिए जहाँ से वो आया है, लेकिन जिस रूट से आप उसको रिटर्न कर रहे हैं उस रूट के माध्यम से, क्योंकि हमने ऊपर कर लिया इंश्योरेंस की सीमा डिपेंड करेगी डेस्टिनेशन कंट्री के ऊपर भी और रूट कौन सा फॉलो किया जा रहा है उस चीज़ के ऊपर भी।
अब अगर आप रूट जो है वो अलग आपने फॉलो किया वापसी के समय और जिस रूट से भेजा उसके लिए इंश्योरेंस की मैक्सिमम वैल्यू है 400 रुपये। अब शुरुआत में आपने 500 रुपये के लिए उसको भेजा इंश्योरेंस करवा के, बाद में उसकी 400 रुपये तक के लिए लिमिट आ जाएगी इंश्योरेंस की। ऐसी कंडीशन में जब दूसरे प्रसारण के दौरान यानी कि रिडायरेक्शन के दौरान या उसको वापस लौटाते समय उसको नुकसान हो जाता है तो आपको जो मुआवजा दिया जाएगा वो 400 रुपीज़ के लिए दिया जाएगा, ना कि 500 रुपीज़ के लिए। तो ये इसका मतलब हो जाएगा बोलने का। In the case of loss of an insured article or total damage to it or total loss of its contents, a refund of postage charges is also given। ये हमने ऊपर कर लिया। अगर कोई भी बीमित पत्र है, बीमित लेख है, पूरी तरह से उसको नुकसान हो जाता है, उसकी सामग्री गुम हो जाती है पूरी जो भी थी उसमें भेजी हुई, तो इसके लिए आपको पोस्टेज चार्जेस रिफंड कर दिए जाते हैं। लेकिन इंश्योरेंस फीस या बीमा शुल्क किसी भी स्थिति में आपको वापस या रिफंड नहीं किया जाएगा। इंडेमनिटी इज पेबल टू सेंडर। सबसे पहले जो क्षतिपूर्ति है वो प्रेषक को दी जाएगी। सेंडर और एड्रेसी हु इज एंटाइटल्ड फॉर कंपनसेशन कैन वेव द क्लेम इन फेवर ऑफ एड्रेसी और सेंडर। तो जिसको भी शुरुआत में कंपनसेशन या मुआवजा दिया जाएगा वो इसको दूसरे के पक्ष में वेव कर सकते हैं कि मुझे नहीं चाहिए, दूसरे व्यक्ति को दे दिया जाए। दे मे ऑल्सो ऑथराइज द थर्ड पर्सन टू रिसीव इंडेमनिटी। अगर वो दोनों ही नहीं लेना चाहते तो वो क्या कर सकते हैं, तीसरे व्यक्ति को भी उस मुआवजा लेने के लिए अधिकृत कर सकते हैं, अगर उस देश में जिसके लिए आपने डाक वस्तु भेजी है इस चीज को वो अलो करता है। The indemnity is paid by the postal administration of origin if it is to be paid to the sender, and by the postal administration of destination if it is paid to the addressee। अब जो मुआवजा या क्षतिपूर्ति दी जाएगी अगर ये सेंडर को दी जानी है तो किसके द्वारा दी जाएगी, जिस देश के द्वारा उस डाक वस्तु को पोस्ट किया गया था उस देश के डाक प्रशासन के द्वारा दी जाएगी। अगर ये एड्रेसी को या प्राप्तकर्ता को दी जानी है तो जो भी डेस्टिनेशन की कंट्री होगी या डेस्टिनेशन का डाक प्रशासन होगा उसके द्वारा दी जाएगी। अब भारत से एक डाक वस्तु भेजी गई फॉरेन कंट्री में, उसका वितरण किया जाना है। अगर उस डाक वस्तु का, क्योंकि सेंडर जो है वो भारत में होगा, एड्रेसी जो है दूसरे देश में होगा, अगर सेंडर को इंडेमनिटी दी जानी है तो जो देश होगा यानी कि भारत देश के डाक प्रशासन के द्वारा उसको ये इंडेमनिटी दी जाएगी। अगर एड्रेसी को दी जानी है तो डेस्टिनेशन कंट्री यानी कि जिस देश के लिए आपने उस डाक वस्तु को भेजा था उस देश के डाक प्रशासन के द्वारा उसका इंडेमनिटी का भुगतान एड्रेसी को किया जाएगा। नो कंपनसेशन इज पेएबल इन फॉलोइंग केसेस। अब किन मामलों में आपको मुआवजा नहीं दिया जाएगा, तो कौन कौन से मामले हैं, वेयर आर्टिकल्स हैव बीन डिलीवर्ड अंडर द कंडीशंस प्रेस्क्राइब्ड बाय द इंटरनल रेगुलेशंस ऑफ द कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन और डिलीवर्ड ऑन प्रोडक्शन ऑफ एन इंटरनेशनल पोस्टल आइडेंटिटी कार्ड वेयर एप्लीकेबल। जहां पे उस डाक वस्तु का वितरण गंतव्य देश के जो भी नियम है उनके अनुसार किया गया हो, यहाँ या फिर अंतर्राष्ट्रीय डाक पहचान पत्र के उत्पादन पर किया गया हो, उस चीज में डाकघर की कोई जिम्मेदारी नहीं रहती है। इन सर्कमस्टांसेस बियॉन्ड कंट्रोल, ये हमने ऊपर कर लिया। फोर्स मेजर मतलब कंट्रोल से परे है। वेयर डिस्पोजल ऑफ द आर्टिकल्स कैन नॉट बी ट्रेस्ड ड्यू टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉर्ड, या फिर उस डाक वस्तु के संबंध में जो भी रिकॉर्ड था वो नष्ट हो चुका है, तो ऐसी कंडीशन में अभी उसके लिए मुआवजा आपको नहीं दिया जाएगा। फिर द डैमेज हैव बीन कॉज्ड बाय द फॉल्ट और नेग्लिजेंस ऑफ द सेंडर, जहां पे नुकसान प्रेषक की लापरवाही की वजह से या गलती की वजह से हुआ है वहां पे भी डाकघर कोई मुआवजा नहीं देगा। वेयर द आर्टिकल कंटेन्ड एनीथिंग प्रोहिबिटेड फॉर ट्रांसमिशन बाय पोस्ट, अगर आर्टिकल में आपने कुछ भी ऐसा भेजा था जिसका प्रसारण डाक द्वारा निषिद्ध था तो उसके मामले में भी मुआवजा आपको नहीं दिया जाएगा। वेयर द आर्टिकल हैज बीन कन्फिस्केटेड और डिस्ट्रॉयड बाय द कंपिटेंट अथॉरिटी, जहां पे सक्षम प्राधिकारी के द्वारा डाक वस्तु को जब्त कर लिया गया हो या नष्ट कर दिया गया हो। क्यों कर दिया हो, ऑफ द नेचर ऑफ कंटेंट, जो भी आपने सामग्री भेजी है उसकी प्रकृति की वजह से, उसकी नेचर की वजह से किया हो, और कन्फिस्केटेड अंडर द इंटरनल लेजिस्लेशन ऑफ द कंट्री टू विच इट इज एड्रेस्ड, या फिर जिस देश के लिए इसको भेजा गया था उस देश के कानून के अनुसार इसको जब्त कर लिया गया हो या डिस्ट्रॉय कर दिया गया हो, तो इसके लिए डाकघर की कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी। Where the article has been fraudulently insured for a sum greater than the actual value of content, तो हम ऊपर कर चुके कि आप क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम जो आर्टिकल की सामग्री है उसकी वैल्यू के लिए आप इंश्योरेंस कर सकते हैं, उसके कम के लिए कर सकते हैं, लेकिन आपने उससे ज़्यादा के लिए कर दी तो उसके नुकसान के बाद आपको मुआवजा नहीं मिलेगा। When the sender fails to make an inquiry within a period of 1 year from the date of posting of article, जहाँ पे डाक वस्तु को पोस्ट करने के 1 साल के भीतर आपको उसके संबंध में कोई भी पूछताछ नहीं करते हैं तब भी आपको मुआवजा नहीं दिया जाएगा। अनेबल टू एक्सेप्ट लाइबिलिटी फॉर इंश्योर लेटर्स ऑन बोर्ड ऑफ शिप्स एंड एयरक्राफ्ट, जहाज़ों या जो भी बोर्ड ऑफ शिप होते हैं, विमान होते हैं, उन पर अगर आप बीमित पत्रों को पोस्ट करते हैं तो उनके संबंध में भी मुआवजा नहीं दिया जाता है। पोस्ट ऑफिस डज नॉट एज्यूम एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी
ऑन अकाउंट ऑफ कस्टम डिक्लेरेशन मेड बाय सेंडर। अब प्रेषक के द्वारा जो भी सीमा शुल्क घोषणा की जाती है या फिर कस्टम डिपार्टमेंट के द्वारा सीमा शुल्क विभाग के द्वारा कोई भी निर्णय लिया जाता है या अन्य सक्षम प्राधिकारी के किसी भी निर्णय के लिए डाकघर की कोई जिम्मेदारी नहीं रहती है। इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं सब्सिक्वेंट रिकवरी ऑफ लॉस्ट रजिस्टर्ड इंश्योर्ड आइटम्स। तो ये सेम जैसे हमने आपके रजिस्टर्ड आर्टिकल के लिए क्या कि मान लीजिए आपको इंडेमनिटी मिल गई, फिर उसके बाद आपकी खोई हुई सामग्री वापस मिल जाती है, तो कैसे उसका निपटान किया जाएगा। तो सबसे पहले इफ द वैल्यू ऑफ कंटेंट इज लेस देन द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन। ठीक है, तो जो वैल्यू है इस कंटेंट की या सामग्री की जो प्राप्त हुआ है वो मुआवजे से कम है, देन सेंडर इज लायबल टू रिफंड कंपनसेशन। तो वहां पे सेंडर या प्रेषक क्या कर सकता है, मुआवजे को रिफंड कर सकता है, वापस कर सकता है और उस आर्टिकल का वितरण ले सकता है। और बाकी मामलों में क्या हो सकता है, इफ लॉस्ट आर्टिकल और इट्स कंटेंट्स फाउंड। ठीक है, वो क्योंकि हमने कर लिया रजिस्टर्ड आर्टिकल के मामले में, उसमें केवल आपको उसके आर्टिकल के ठीक है गुम होने के लिए या नुकसान होने के लिए मुआवजा दिया जाता है, सामग्री के लिए नहीं दिया जाता। लेकिन आपके इंश्योर्ड आर्टिकल के मामले में सामग्री के लिए भी दिया जाता है। तो इन अदर केसेस इफ लॉस्ट आर्टिकल और इट्स कंटेंट्स आर फाउंड, अगर अन्य मामलों में खोई हुई वस्तु या उसकी सामग्री मिल जाती है तो क्या किया जाएगा, पर्सन हु रिसीव्स कंपनसेशन। तो सबसे पहले तो ऊपर कर लिया कि मुआवजा आपको ज़्यादा मिला था और बाद में जो सामग्री प्राप्त हुई है उसकी वैल्यू कम है, तो क्या हो जाएगा, नॉर्मल जो भी रिफंड कर सकते हैं कंपनसेशन और आर्टिकल का वितरण ले सकते हैं। बाकी मामलों में क्या हो जाएगा, जिस भी व्यक्ति को कंपनसेशन या मुआवजा मिलेगा उसको एक ऑप्शन दी जाएगी कि वो जो भी कंपनसेशन है उसकी रीपेमेंट करे और आर्टिकल का वितरण ले ले। अगर वो इसका यूज़ नहीं करता है तो उसके बाद जो भी दूसरा व्यक्ति होगा जिसको शुरुआत में मौका नहीं मिला, दूसरे पे उसको मौका दिया जाएगा कि आप इसका उपयोग करें, आप जो भी कंपनसेशन दूसरे व्यक्ति को दिया आप उसकी रीपेमेंट करें और आपको उस डाक वस्तु का वितरण कर दिया जाएगा। और अगर वो भी ऐसा करने में विफल रहता है तो वो आर्टिकल जो है डाकघर की संपत्ति बन जाएगा। पेनल्टी फॉर ब्रीच ऑफ कंडीशंस की बात करें, इंश्योर्ड आर्टिकल्स नॉट कंफर्मिंग टू द कंडीशंस डिस्क्राइब्ड अबव और which conditions which contain anything prohibited for transmission by post in journal or transmission in the particular category of article will not be accepted for dispatch। तो बीमित वस्तु में अगर कुछ भी ऐसा है जो शर्तों का उल्लंघन करता है या उसमें कुछ भी ऐसा है जिसका प्रसारण डाक द्वारा निषेध है, या फिर जैसे होता है लेटर में आप ये चीज़ें नहीं भेज सकते कि ये वाली चीज़ें नहीं भेजेंगे, कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं भेजेंगे, कोई इस तरह का सामान नहीं भेजेंगे, लेकिन आप भेज देते हैं, तो उस तरह से उस तरह की डाक वस्तु को बीमित डाक के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। इन द केस ऑफ अदर इरेगुलरिटीज डिटेक्टेड आफ्टर एक्सेप्टेंस। अब मान लीजिए इंश्योर्ड आर्टिकल है, उसको भेजने के लिए एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन बाद में कोई भी उसके संबंध में अनियमितता पाई जाती है या पता लगती है तो क्या किया जाएगा, articles are liable to be returned or disposed of otherwise according to the legislation of the country where the irregularity is detected। अब भारत से एक डाक वस्तु फॉरेन कंट्री के लिए भेजी जानी है, वो बहुत सारे देशों से होकर गुजरेगी। अब भारत ने उसको इंश्योर्ड आर्टिकल के रूप में स्वीकार कर लिया, लेकिन दूसरे देश में जब वो पहुंची वहां पे उन्होंने पाया कि किसी इरेगुलरिटी को पाते हैं, वो किसी भी अनियमितता को पाते हैं कि ऐसा होना चाहिए था लेकिन ऐसा है नहीं, तो वो क्या कर सकते हैं, उस डाक वस्तु को उस देश के कानून के अनुसार, फिर उस देश के जो भी कानून होंगे उसी के अनुसार उस डाक वस्तु का वो निपटान कर देंगे। इफ एन अनइंश्योर्ड आर्टिकल रिसीव्ड फ्रॉम foreign country which contains an object of value for which insurance is compulsory will forward to the destination as insured article। अब मान लीजिए भारत है, फॉरेन कंट्री है, विदेश से एक डाक वस्तु आती है, विदेश में इंश्योरेंस सेवा है नहीं, अब भारत के लिए वो एक डाक वस्तु भेजे जिसके लिए भारत में इंश्योरेंस कंपलसरी है। तो भारत की सीमाओं पर जब वो डाक वस्तु पहुंचेगी तो उस डाक वस्तु को जब गंतव्य के लिए भेजा जाएगा तो इंश्योर्ड आर्टिकल के रूप में भेजा जाएगा, हालांकि वो पहले रजिस्टर्ड आर्टिकल के रूप में प्राप्त हुई। ऐसी कंडीशन में जो चार्जेस बनेंगे इंश्योरेंस के वो क्या किया जाएगा, डिलीवर टू एड्रेसी ऑन पेमेंट ऑफ प्रेस्क्राइब्ड इंश्योरेंस फीस एट इनलैंड रेट। तो उस डाक वस्तु का वितरण प्राप्तकर्ता को किया जाएगा, लेकिन कैसे, जो भी बीमा शुल्क बनेगा अंतर्देशीय दरों के अनुसार, उस अंतर्देशीय दरों के अनुसार बीमा शुल्क के भुगतान पर किया जाएगा। ऑन डिक्लेयर वैल्यू ऑफ कंटेंट्स और ऑन वैल्यू असेस्ड बाई कस्टम अथॉरिटीज विचएवर इज हायर। तो उस डाक वस्तु के लिए जो बीमा किया जाएगा वो कैसे किया जाएगा, तो उसकी सामग्री के लिए जो भी घोषित किया गया मूल्य होगा उस डाक वस्तु के ऊपर उसके अनुसार लिया जाएगा, या फिर जो भी कस्टम अथॉरिटीज या सीमा शुल्क अधिकारियों के द्वारा उसके ऊपर उसकी वैल्यू को निर्धारित किया जाएगा, उस मूल्य के अनुसार उसके ऊपर बीमा शुल्क प्राप्तकर्ता से एकत्र किया जाएगा। इंश्योरेंस फीस चार्ज इन एडिशन टू पोस्टेज एंड रजिस्ट्रेशन फीस एट इनलैंड रेट्स। अब यहाँ पे जो इंश्योरेंस फीस ली जाएगी वो कैसे ली जाएगी, जो भी पोस्टेज चार्जेस और रजिस्ट्रेशन फीस बनेगी इनलैंड रेट्स के अकॉर्डिंग उसके अनुसार उसके ऊपर ली जाएगी। और अगर प्राप्तकर्ता देने से मना कर देता है इंश्योरेंस फीस को तो उस डाक वस्तु को फिर से उसके डेस्टिनेशन कंट्री के लिए, उसके गंतव्य
उसके मूल देश के लिए, ओरिजिन कंट्री के लिए वापस लौटा देगा। तो ये हो जाएंगे दो इंपॉर्टेंट टॉपिक रजिस्ट्रेशन के बारे में और इंश्योरेंस के बारे में। बहुत ही आसान है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, तो इनको आपने बिल्कुल अच्छे से कर लेना है। कोई भी इसमें डाउट हो तो आप ज़रूर उसके बारे में पूछ सकते हैं। आपको कोई भी गलती नज़र आए आप ज़रूर बता सकते हैं। धन्यवाद।